मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा, इस पे एज सच कोई क्वेश्चन बनता हुआ जब से सिलेबस चेंज हुआ हमें नहीं नजर आया। और जब सिलेबस चेंज हुआ है 2016 में, उससे पहले हमें मॉडर्निज्म एंड इस्लाम पे जो है ना कुछ क्वेश्चंस नजर आते हैं। ठीक है, मुझसे किसी ने लास्ट क्लास में बोला भी था कि मॉडर्निज्म एंड इस्लाम को आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो शायद उन्होंने इसीलिए बोला था क्योंकि जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से तो मॉडर्निज्म और इस्लाम का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो या तो उन्होंने रिकमेंडेड रीडिंग्स देखी होंगी, उसमें एक किताब मेरे ख्याल से है जो मॉडर्निज्म एंड इस्लाम से रिलेटेड है। और वो शायद तकी उस्मानी साहब की ही किताब है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ये याद पड़ता है कि वो किताब है। नहीं तो ये तो मुझे पता है कि पास पेपर्स जब सिलेबस चेंज हुआ उससे पहले इस तरह के सवाल आते रहे हैं। तो शायद उन्होंने वो पास पेपर से सवाल देखे होंगे, इसलिए उन्होंने बोला था कि ये सर टॉपिक करवा दीजिएगा। तो ये टॉपिक हम आज कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद अच्छा आज जो है हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में, अगेन आपने देखा होगा 3-4 क्लासेस में हम बहुत ज्यादा डिटेल में एक टॉपिक पे नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। आज भी जो है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं बस आपको बताऊंगा कि इसको कवर करने के लिए आपने किस चैप्टर को रेफर करना है, और कुछ स्लाइड्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी की। अच्छा, चले मॉडर्निज्म एंड इस्लाम को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड एंड कंटेम्प्ररी चैलेंजेस। अच्छा, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं ना, टेररिज्म भी आ जाता है, एक्सट्रीमिज्म भी आ जाता है, इस्लामोफोबिया भी आ जाता है, मीडिया हैंडलिंग भी आ जाता है, इजमा एंड इज्तिहाद भी आ जाता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी आ जाता है। मतलब इसमें तो बेतहाशा रीजंस आ जाते हैं। ठीक है, कंटेम्प्ररी चैलेंज मुसलमानों को तो मतलब नॉर्मल दुनिया से तो ज्यादा ही चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं ना। तो अब जाहिर सी बात है, अब ये तो पूरा करंट अफेयर हो गया। अब हम पूरा करंट अफेयर तो कवर ऑब्वियसली नहीं कर सकते। ठीक है, हम देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में जो है ना वो क्या पूछा जा रहा है। पास्ट पेपर्स में सिर्फ एक इशू आ रहा है और कोई मैंने इशू नहीं देखा। ठीक है, अगर हो तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। मैंने जो नोट किया था ना वो एक ही इशू था, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिज्म का इशू पूछा जा रहा है। ये उसके सवाल है। हाउ इज इट पॉसिबल टू एलिमिनेट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान 2024 में। व्हाट आर द मोटिव्स या रीजंस कह लें आप ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर एक्सट्रीमिज्म 2023 में। इस्लामोफोबिया इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, गिव सजेशंस फॉर इट्स रेमेडी, फिर एक्सट्रीमिज्म। इज एक्सट्रीमिज्म अ चैलेंज, डिस्कस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्ररी चैलेंजेस, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्ररी, फिर एक्सट्रीमिज्म। इन्यूमरेट रीजंस फॉर एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान 2017 में, फिर एक्सट्रीमिज्म। व्हाट आर कंटेम्प्ररी चैलेंजेस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड सजेस्ट। हाँ, अब ये देखें, ये 5 साल तो ये इस तरह पूछा गया। और जो सबसे पहला सवाल था ना उसमें जो है ना उसने थोड़ा सा खुली छूट दे दी। हाँ भाई, जो इशू पता है ना वो डिस्कस कर लो। अब देखें, अगर आपकी तैयारी ना भी हो ना इस चैप्टर की, तो ये सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे भाई। आपने इजमा वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपने इज्तिहाद वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसमें हमने बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज डिस्कस किए हैं। मैं आपको जरा स्लाइड खोल के भी दिखा दूं। ये क्या शेयर किया है किसी ने, एक सेकेंड। इस्लाम एंड मॉडर्निज्म किसी ने शेयर की है। हाँ, ये अच्छी किताब है। अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहें तो ये बहुत अच्छी किताब है। इसी का मैं जो है ना वो लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस जिक्र कर रहा था। अच्छा, चलें, वो भी स्लाइड मुझे मिल नहीं रही। लेकिन इजमान इश्तिहाद में ना हमने बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज डिस्कस किए हैं। हमने ट्रांसप्लांट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इशू डिस्कस किया है। हमने क्रिप्टो करेंसी का इशू डिस्कस किया है। हमने इस्लामिक फाइनेंस का इशू डिस्कस किया है। हमने कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, हमने एक्सट्रीमिज्म के तो वैसे ही इश्यूज डिस्कस किए हैं अपने सिलेबस में काफी। तो आपको जो है ना 7-8 रीजन तो मतलब 7-8 इस तरह के चैलेंजेस तो वैसे ही मिल जाएंगे हमारे सिलेबस में, अगर आपने थॉरोली सिलेबस पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अभी हम कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसमें भी आपको जो है ना वो मतलब अगर आपने ये नहीं भी किया हुआ चैप्टर तो भी आपको चैलेंजेस जो है ना, अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली प्ले करें और अगर आपने सिर्फ इस्लामियात नहीं कुछ और भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, ऐसे की तैयारी की हुई है, करंट अफेयर्स की हुई है, तो इस सवाल को आप बड़ा अच्छे से आंसर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशंस जो है ना वो आपको जो है वो मतलब इस्लाम से ही देने होंगे।
व्हाट आर कंटेम्प्रेरी, अब ये जो व्हाट आर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ना, समझे 10 नंबर का ये है, 10 नंबर के इसके सोल्यूशन। ठीक है, तो जब आप चैलेंजेस बताएंगे, कितने बता लेंगे, 5 चैलेंजेस आप बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने सवाल भी पूरा करना है। यहाँ आप ऐसे करेंगे कि मेन चैलेंजेस देंगे, हर चैलेंज पे आप जो 2-2 लाइनें लिख लेंगे, फिर आप 7-8 चैलेंजेस बता देंगे, और उसके बाद उसके सोल्यूशंस देंगे कुरान एंड सुन्ना से। ठीक है, तो इस पे ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, और ये इस तरह का सवाल मैंने कभी नहीं देखा कि सिर्फ चैलेंजेस पे आ जाए, या सिर्फ रीजंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म पे आ जाए 20 नंबर का सवाल। हाँ, सॉल्यूशंस पे आ सकता है 20 नंबर का सवाल। यहाँ पे तो चले सॉल्यूशंस और वो मिक्स करके दिया 10-10 नंबर का, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा किसी भी क्या नाम है, स्पेशली चले इस्लामियात के पेपर में कभी नहीं देखा कि किसी कोई रीजंस आपसे पूछ ले सिर्फ 20 नंबर के, स्पेशली एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म इस तरह के टॉपिक के, या आपसे जो है वो सिर्फ चैलेंजेस के उस पर कभी चैलेंजेस किए हैं उस पर 20 नंबर का सवाल पूछे, तो आएगा तो ये 10 नंबर का ही आएगा। ठीक है, और अगर किसी के साथ क्लब होके आया तो वो सॉल्यूशंस के साथ ही जनरली क्लब होके आता है, और यही आप देख रहे हैं 5-6 साल 8 साल में क्लब होके ही आ रहा है। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशंस जो है ना वो आप इस तरह प्रिपेयर कर लें कि आपका 20 नंबर का सवाल आ सकता है। और लेट्स से अगर आपको आपने सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हुए हैं, तो इस सॉल्यूशंस किसी मसले के प्रिपेयर किए हुए होंगे ना, तो जब सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं और अगर वो पूछ ले कि भाई नहीं हमें रीजंस बताओ, तो रीजंस भी तो उन्हीं मसलों के आपने या चैलेंजेस के या रीजंस के जो है ना उसके अगेंस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर किए होंगे ना, तो ऑलरेडी वो भी आपका सवाल मतलब इस तरीके से हो जाता है। अगर आपको ये वाली बात नहीं समझ आई तो हम लेक्चर जब आगे बढ़ेंगे इसमें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, चले हम ऐसे करते हैं कि पहले इस्लाम एंड मॉडर्निज्म से ही शुरू कर देते हैं। और इस पे मैंने जो है वो स्लाइड नहीं बनाई, इस पे मैंने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, वो आपके साथ अभी आगे शेयर हो जाता है, 1 सेकेंड। अच्छा, आज मेरी पूरी कोशिश है मैं पौने 12 बजे तक कोई ये लेक्चर खत्म कर दूं, 11:30 पौने 12, क्योंकि मुझे फिर कहीं जाना भी है आज। तो कोशिश तो मेरी यही है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको जल्दी भी कराऊंगा, और इसलिए भी जल्दी कराऊंगा क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से जो है ना वो टॉपिक्स हैं, तो मैंने इन चीज़ों को इस तरह डिटेल में प्रिपेयर किया हुआ है कि आपको ये चीज़ें खुद ही समझ आ जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके सामने ये इस्लाम एंड मॉडर्निज्म का वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया है? ठीक हो। अच्छा, ये इस्लाम एंड मॉडर्निज्म और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब मैच कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली उनकी समरी है, या ये मैं सारी चीज़ें वहीं से उठाई हैं। हाँ, ये किताब मैंने अपने टाइम पे काफ़ी पढ़ी थी, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये उसी किताब की समरी है या बिल्कुल वही है, तो वो ऐसा नहीं है। अगर आप वो किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो बिल्कुल पढ़िएगा। इसलिए नहीं छोड़ दीजिएगा कि भाई नहीं हमें तो ये पूरी समरी मिल गई है, वो बस ये है कि नाम उनके मैच कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा जूम कर दें। चलिए, वैसे ये डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दूंगा, जूम भी मैं कर देता हूँ। अच्छा। अच्छा, हम ये टॉपिक डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो मोर कुछ हद तक ये सिलेबस में पूछा गया है। ठीक है, पास पेपर में हमें इसके कुछ क्वेश्चंस नजर आते हैं। ठीक है, पास पेपर 2016 से पहले वालों में हमें इसके कुछ क्वेश्चंस नजर आते हैं। ठीक है, और ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत सारे टॉपिक्स को जो है ना मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में आपको असिस्ट कर सकते हैं। किस तरह? हम प्रूव कर रहे हैं इस्लाम एक मॉडर्न रिलीजन है, जो कि आर्ग्यूमेंट ये है कि एक मॉडर्न रिलीजन जो है ना वो सारे मॉडर्न मसलों का हमारे पास हल होता है। एक मॉडर्न रिलीजन जो है ना वो
इस्लामोफोबिया का तोड़ है। एक मॉडर्न रिलीजन जो है ना, वो एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा होता है, और एक मॉडर्न रिलीजन जो है ना, वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, पास्ट पेपर में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किस तरह जो है ना हम ये प्रूफ करें किसी भी एक एथियस्ट को, उस पर एथियस्ट का वर्ड नहीं इस्तेमाल था, या क्या बता, एथियस्ट का ही वर्ड इस्तेमाल था, कि उसको हम किस तरह प्रूव करें कि इस्लाम जो है ना वो एक ट्रू रिलीजन है। इस तरीके का सवाल था। हालांकि इस तरह के सवाल आते नहीं है, लेकिन वो एक बहुत पुराना पेपर था, उसमें ये सवाल था, मतलब शायद 1990s का पेपर था। तो मैंने जब अपनी तैयारी की थी ना, तो मैंने तो 1985 से जो है ना वो पेपर्स उठाए थे, और फिर उनको देखना शुरू किया था। तो उसमें ये सवाल था, तो फिर मैंने, ये जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मेरे जहन में वो क्वेश्चन भी था। उस हिसाब से मैंने जो है ना अपने नोट्स जो है ना वो मोल्ड किए थे। तो ये जो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, वैसे भी आपको पढ़ने में मजा आएगा, और ये आपके डायरेक्ट अगर इस पे क्वेश्चन ना आए ना, तो ये आपको काफी सारी चीजों में हेल्प कर लेगा। और स्पेशली इस तरह के चैप्टर जहां पे आपका आपकी एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, बाकी चैप्टर से ज्यादा इसमें एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट की जाती है, तो उसमें आपको ना आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अपनी एनालिटिकल एबिलिटी प्रूव करने के लिए, वो आपको यहां से मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखिए, कुरान जो है ना, उसमें 6,000 से ज्यादा वर्सेस मौजूद हैं, और उसमें 1,000 वर्सेस जो है ना वो साइंटिफिक फैक्ट्स से रिलेटेड मौजूद है। अगर कोई बंदा हमसे आर्ग्यू करता है कि भाई मैं इस्लाम के जुडिशल सिस्टम को क्यों मानूं, या इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम को क्यों मानूं, या इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम को क्यों मानूं, या उसके सोशल सिस्टम पे मैं क्यों भरोसा करूं, ये तो बस एक किताब है जिसमें, मतलब नाउजुबिल्लाह एक एथियस्ट हमसे ये कह सकते हैं जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, या कोई ऐसा बंदा भी जो किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई कह सकता है ये तो एक किताब है जिसमें ये सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। तो भाई आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट है कि हम इसे क्यों माने, या हमारी पूरी कम्युनिटी इस किताब पे क्यों ईमान लाए, हम क्यों माने कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और अल्लाह एक वाहिद एंटिटी है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए। ठीक है। तो या आप कहते हैं कि भाई हमारे इस्लाम के जो सिस्टम है ना वो सबसे बेहतर है, या जब आप ये आर्ग्यू करते हैं इस्लाम एक दीन है, एक रिलीजन नहीं है, इसमें सिर्फ इबादत नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक वे ऑफ लाइफ है। ठीक है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ठीक है। या ये क्यों जो है ना आप कहेंगे कि हाँ भाई ये जो है ना बाकी रिलीजन से या बाकी किताबों से एक बेहतर किताब है। ठीक है। तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इसके। एक तो ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है हम प्रूव करें कि भाई देखें, फला जगह पे इस्लामिक सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, फला जगह पे जो है ना इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, या फला जगह पे इस्लाम का जुडिशल सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, और वहां पे फिर पनिशमेंट्स भी इस तरह की दी गई, और फैसले भी जल्दी दिए गए, तो देखें उस सोसाइटी में कितनी इंप्रूवमेंट आई। अब ये आर्ग्यूमेंट प्रूव करने में ना हमें हो सकता है कि 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, हो सकता है 50 साल लग जाए, हो सकता है कि उस सोसाइटी में जो बंदे हों वो उसको सही तरह ना इम्प्लीमेंट कर रहे हों, इस्लाम का सिस्टम बेहतर हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही ना हो। ठीक है। एक अगर बहुत अच्छी गाड़ी है, लेट्स से लैम्बोर्गिनी है, उसको एक कोई बेकार से ड्राइवर चला रहा है और उसे उसका एक्सीडेंट कर देता है, तो अब तो खैर इतना सेंस सब में है, वो ये समझ सकते हैं कि ये ड्राइवर गाड़ी की नहीं, ड्राइवर की गलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, बोलेंगे नहीं ये तो गाड़ी ऐसी थी, ड्राइवर तो बड़ा बड़ा अच्छा था। ठीक है। तो लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो इस्लाम के सिस्टम ठीक नहीं है, लोगों ने तो सही इंप्लीमेंट किया। सही है। तो इस चीज को प्रूव करने में ना हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं उनसे ये आर्ग्यूमेंट करूं कि भाई आप कुरान को पढ़ें, उसमें जो साइंटिफिक वर्सेस हैं, ठीक है, या ऐसी वर्सेस जो साइंस की तरफ हिंट करती हैं, आप उन्हें पढ़ें और देखें क्या वो प्रूफ होती हैं आज के जमाने में। और अगर वो प्रूफ हो रही हैं, और अगर कोई भी ऐसी वर्स नहीं है जिसको आप गलत प्रूफ कर सके साइंटिफिकली, तो फिर तो इसमें कोई ना कोई हकीकत होगी। 1400 साल पहले लिखी गई किताब उन साइंटिफिक फैक्ट्स को प्रूव कर रही है जो कि 200 साल पहले डिस्कवर हुए, जो 100 साल पहले डिस्कवर हुए, या 50 साल पहले डिस्कवर हुए।
तो 1400 साल पहले किसको पता थी ये सब बातें? साइंस ने तो इतनी तरक्की की नहीं थी। तो फिर किस तरह ये हकीकतें उस किताब में मौजूद हैं? वो शायद इस तरह इसलिए या इस तरह मौजूद है कि उसका लिखने वाला जो था ना, वो शायद एक सच्चा क्रिएटर था, जिसने इस कायनात को बनाया है। इसलिए उसने इस कायनात के बारे में ऐसी चीजें लिखी जो आज प्रूव हो रही हैं। तो ऐसी किताब में जहां पे सारे साइंटिफिक फैक्ट्स प्रूव हो रहे हैं, तो ऐसी किताब में हो सकता है जो उसने सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमिक्स बताए हुए हैं उस क्रिएटर ने, जो उसने जुडिशियल सिस्टम्स बताए हुए हैं, जो उसने और बाकी सारी चीजें बताई हुई हैं, क्या पता वो भी सच हो। और अगर वो चीजें आज के जमाने में सच हैं, इसका मतलब है इस्लामिक सिस्टम तो इस्लामिक सिस्टम तो एक मॉडर्न सिस्टम है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो इसकी सच प्रूव हो गई। अब आप या तो इनको अप्लाई करके देख लें और फिर ये आप जज करें कि या क्या ये मॉडर्न जमाने के हिसाब से सिस्टम सही है या गलत है, या आप इस आर्ग्यूमेंट को माने कि इसमें जो बाकी सारे फैक्ट्स मौजूद हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स मौजूद हैं, वो सब ठीक है। तो इसमें जो सिस्टम्स प्रीच किए जा रहे हैं, जो कि पहले इस्लामिक एरा में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया, जब इस्लामी दौरे हुकूमत रहा है, या आज भी जिन कंट्रीज में ये इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, तो देखें कि उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। या तो आप उनको देखें, या आप इस किताब को भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बाकी सारी बातें तो जो भी कही गई हैं वो सच प्रूव हो रही हैं। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो एक शायद एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन के सामने आता है कि क्यों हम जो है ना, मतलब कुरान को जो है ना, मतलब या कोई एक नॉन मुस्लिम कुरान को एक्सेप्ट करे। अच्छा, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अब। अच्छा देखिए, ये जो मैं जब मैं कह रहा हूँ ना कि कुरान में 1000 से ज्यादा वर्सेस हैं जो कि रिलेटेड टू साइंस है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर वर्स साइंटिफिकली प्रूवन हो, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट्स होंगे जो कि अभी प्रूव नहीं हुए। लेट्स से कि कयामत किस तरह आएगी। कयामत में कहा जाता है जो सन जो है ना अपनी इंटेंसिटी खो देगा, ठीक है, वो आके जमीन के करीब आ जाएगा, या इस तरह के बहुत सारे और साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। ऑब्वियसली ये तो हम अभी नहीं असरटेन कर सकते, ठीक है। तो अभी भी काफी सारे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कुरान में जो कि साइंस ने अभी प्रूफ नहीं किए। लेकिन कोई भी एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट नहीं है जो साइंस ने गलत प्रूफ किया हो। हालांकि दूसरी आसमानी किताबों में ऐसे साइंटिफिक, या दूसरे रिलीजन्स की किताबों में ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स मौजूद है जो कि गलत प्रूफ हुए हैं। और अगर वो आसमानी किताबें थी, तो वो क्या पता एडल्ट्रेट हुई हो, क्या पता उसमें लोगों के जब वो हाथ आई तो उन्होंने उनमें चेंजेस किए हो, इसलिए हमें ये साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट्स प्रूफ नहीं होते हुए नजर आ रहे। लेकिन कुरान के लिए अल्लाह ताला ने उसमें खुद जिम्मेदारी उठाई है कि इसको मैं कयामत के दिन तक प्रोटेक्ट करूंगा। इसलिए हम इसका जो भी साइंटिफिक फैक्ट उठाते हैं, ठीक है, वो या तो अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है, या वो प्रूव हो चुका है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हमें नहीं मिलता जो कि गलत प्रूफ हुआ हो। कुछ ऐसे हैं लोग जो उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट भी वीडियोस हैं जो कि प्रूव करती हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरह गलत है। खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, आप देखिएगा तो आपको मजा आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कुरान में ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं। पांच मैंने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं जो कि 1400 साल पहले बयान किए गए थे, और साइंस उनको जो है ना वो आज डिस्कवर कर रही है, समझ रही है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वाटर साइकिल है। भाई किस तरह पानी इवेपोरेट होता है, किस तरह बादल बनते हैं, किस तरह वो पानी दोबारा जमीन में आता है, और ये सारा साइकिल जो है ना वो कंटिन्यू रहता है। ये आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा साइंस की किताब में। ये साइंस कब साइंस ने डिस्कवर किया? 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200, 500 साल पहले, ठीक है। कुरान में कब इसका जिक्र है? 1400 साल पहले। मून की जो लाइट है वो उसकी अपनी लाइट नहीं होती, जिस तरह सूरज है उसकी अपनी लाइट है, बल्ब जलता है उसकी अपनी लाइट होती है, ठीक है। मून की जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, उस पर रोशनी पड़ती है इसलिए वो चमकता है। हमें कब पता चला ये? 500 साल पहले, 200 साल पहले। कुरान में कभी मौजूद था? 1400 साल पहले। इसके अलावा क्या साइंटिफिक फैक्ट है? हाँ, पहले लगता था सबको
कि सूरज जो है ना वो स्टेशनरी है और इसके गिर्द हर सारी दुनिया, सारे प्लैनेट्स, हर कोई घूम रहे हैं। लेकिन कुरान कहता था नहीं, ऐसे नहीं है। सूरज खुद, क्या नाम है, रिवॉल्व और रोटेट कर रहा है। ये हमें कब पता चला? ये तो हमें अब पता चला है, 100 साल पहले पता चला है या 200 साल पहले पता चला है। कुरान में कब इसका जिक्र था? 1400 साल पहले इसका जिक्र था। तो इसका क्या मतलब है? कोई ऐसी हस्ती थी जिसने ये किताब लिखी जिसको ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स पता थे। मतलब ये हमें, कुरान बुक ऑफ साइंस नहीं है, इट्स अ बुक ऑफ साइंस, SIGNS। ये निशानियों की किताब है। लेकिन हमें साइंस के थ्रू जो है ना वो चीज प्रूव की जा रही है। साइंस का इस्तेमाल करते हुए हमें जो है ना वो बातें समझाई जा रही हैं। तो अब जब हम इसको पढ़ते हैं, और अब जब इस तरह आप पढ़े ना कि यार ये चीज, आप बड़ा एस्टॉनिश होंगे। आप काफी सारी वर्सेस पढ़ें कुरान की जो आपको लगेगा, मतलब आपको हैरान कर देंगी कि ये तो, और आप वो साइंटिफिक डिस्कवरी पढ़ें और फिर कुरान की आयत पढ़ें, तो आपको ये चीज बहुत एस्टॉनिश करेगी कि ये किस तरह 1400 साल पहले प्रूव हो सकती है चीज। और कुछ किताब का नाम मेरे जहन से निकल रहा है। एक किताब में तो ये भी प्रूफ किया हुआ था, मतलब कि बंदों के वहमो गुमान में भी नहीं था 100 साल पहले कि ये चीज भी इस तरह हो सकती है। और वो मतलब कोई तुक्का नहीं लगा सकता। भाई तुक्का, एक तुक्का लगाएगा, दो लगाएगा, तीन लगाएगा, पांच लगाएगा, 10 लगाएगा, 100 लगाएगा, 1000 तुक्के तो नहीं लग सकते ना। और सारे के सही एग्जैक्टली उसी तरीके से सही है। एटम को इंडिविजिबल पार्टिकल समझा जाता था पहले, लेकिन कुरान में इस तरफ हिंट किया गया नहीं, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं। फिर साइंस को तो अब जाके पता चला कि नहीं, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीजें। तरह यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ये थ्योरी जो है ये रिसेंटली डिस्कवर की गई है, कुरान में 1400 साल पहले मौजूद है। बिग बैंग थ्योरी, किस तरह हमारा यूनिवर्स जो है ना वो कायम हुआ, ये बिग बैंग थ्योरी जो है ना कुरान में 1400 साल पहले डिस्कवर की गई। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हमें ये प्रूव करते हैं कि कुरान जो है ना वो एक मॉडर्न किताब है, वो एक आउटडेटेड किताब नहीं है। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो इन प्रोग्रेस हैं, जो शायद 100 साल बाद प्रूव हो, 50 साल बाद प्रूव हो, 200 साल बाद प्रूव हो। अल्लाह को पता है कि वो कब प्रूव होंगे। ठीक है, तो कुरान इज अ वेरी मॉडर्न बुक। अच्छा, इसके अलावा एन इस्लाम इज अ वेरी मॉडर्न रिलीजन। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये तो एक आर्ग्यूमेंट है। ये तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसको वो कर दिया। आप इसको, अगर इस्लाम एंड मॉडर्निज्म पे बात करेंगे तो एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखें कि क्या इस्लाम मॉडर्निज्म को पसंद करता है, नहीं करता। ठीक है, हमने कुरान को देख लिया, कुरान से हमने इस्लाम का मॉडर्निज्म प्रूव किया। अब देखें कि सुन्नत, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लाम है, सुन्ना हदीस, ठीक है, क्या उससे हमें, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से मॉडर्निज्म प्रूव होता है? हाँ जी, बिल्कुल प्रूव होता है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में ये टॉपिक किए हुए हैं। जब हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी थी तो मेरे ख्याल से 3 से 4 लेक्चर्स हमने इस पर डिटेल्ड लेक्चर्स लिए थे। अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इनोवेशन को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया। गजवा खंदक में जो खंदक खोदने का कॉन्सेप्ट था, ये इट वाज अननोन टू अरब्स। ऐसा किसी भी अरेबियन गजवा में जो है ना ऐसा नहीं इम्प्लीमेंट किया गया था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनको इसका मशवरा दिया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अप्रिशिएट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। क्या हमें ये जाहिर करता है कि इस्लाम इनोवेशन को इनकरेज करता? यूज ऑफ कैटापोल्ट्स इन वॉर। ठीक है, हमने ऐसी भी गजवात पढ़ी हैं जिसमें पहली पहली दफा जो है ना अरब की वॉर में हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हुए नजर आए। और ऐसी वॉर्स हम जीते जब कुफार जो है ना अपने किलों में जाके छुप गए थे और बाहर नहीं निकल रहे थे। तो इनका इस्तेमाल करते हुए हमने उन वॉर्स का फेट चेंज किया। अगेन, इनोवेशन इज इनकरेज्ड इन इस्लाम। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस ठीक है वो कैटापोल्ट की इनोवेशन या
स्ट्रेटजीज में जो इनोवेशन अपनाई जाती है, और वो भी उस जमाने में वो मॉडर्निज्म थी। आज के जमाने में भी हमें ये लेसन मिलता है कि आज की भी जो इनोवेशन है वो इस्लाम में पसंद की जाएगी, क्योंकि इनोवेशन को अपनाना सुन्नत है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जंग के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कुछ सहाबा को बोला कि तुम लोग जंग में ना हिस्सा लो, तुम लोग बाहर जाओ, किसी कंट्री जाओ और वहां पे उनकी लैंग्वेज सीखो, या तुम लोग पीछे रुक के लैंग्वेज सीखो अपने ही मुल्क में। ये चीज क्या शो करता है? और आज जब आप फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं ना, आपको सबसे पहले जो आपका सबसे पहला टूर होता है ना बाहर पाकिस्तान से बाहर जाने का, वो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए होता है। कोई रशिया जा रहा होता है, कोई चाइना जा रहा होता है, कोई सऊदी अरेबिया जा रहा होता है, और वहां पे वो सिर्फ लैंग्वेज सीखने जाते हैं। और बाकी कंट्रीज में भी इस तरह हो। ये प्रैक्टिस जो कि आज बहुत ज्यादा हमें वाइड स्प्रेड नजर आती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये प्रैक्टिस शुरू करवाई कि जाओ भाई तुम सीख के आओ, जबानें सीख के आओ, ताकि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज दूसरों से बेहतर हो सकें, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें दूसरों से। तो ये कम्युनिकेशन को इनकरेज करना, बेटर कम्युनिकेशन को इनकरेज करना, इट इज अ साइन ऑफ मॉडर्निज्म। Islam was extremely modern in its time. It is a, it is still very modern in today's world. बस हमें उसको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम फिर गलत कर जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको इजमा और इज्तिहाद वाले लेक्चर्स में स्पीकर का इस्तेमाल पे चीजें बताई थी, या आजकल क्रिप्टो का इस्तेमाल पे जो है ना वो बहुत सारी तनकीद होती है। इस तरह मतलब हम कर जाते हैं, लेकिन हमें इस चीज को फिर इम्प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, इनकरेजमेंट ऑफ मॉडर्न स्टडीज। हमें बहुत ज्यादा नजर आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेडिसिन को इनकरेज किया पढ़ने को। हमें बहुत ज्यादा नजर आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजीनियरिंग की स्टडीज को पढ़ने को इनकरेज किया। उस वक्त जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इस तरह की इंजीनियरिंग नहीं होती थी, लेकिन उस टाइम के जो मॉडर्न शायद हथियार थे, शायद इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको इस्तेमाल करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इनकरेज किया, सहाबा को इनकरेज किया। आपको याद होगा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके, जी, हिजरत करके मदीना पहुंचे, तो वहां पे काफी सारे इश्यूज थे। जूस का कब्जा था अरब सोसाइटी पे। तीन तरीके मैंने आपको बताए थे, उन तीन मेन तरीकों से, मीडिया के थ्रू, नाच गाने, म्यूजिक के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, हाँ सॉरी, मीडिया के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, और मार्केट के थ्रू। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई मार्केट एस्टेब्लिश की। वो मार्केट सिर्फ ये नहीं है कि उधर रूल्स एंड रेगुलेशन इस्लामिक थे, उन्होंने मॉडर्न तरीके से वो मार्केट स्टेब्लिश की, उसकी गलियां चौड़ी बनाई, उसका दुकानें कौन सी कहाँ होनी चाहिए उनको स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया। ठीक है, और सहाबा के मशवरे से कि कौन सी चीज कहाँ होगी तो हम उस मार्केट से किस तरह बेहतर हो सकते हैं। फिर वो मार्केट ने बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, जूस परेशान हो गए, उनका बिजनेस ठप होने लग गया। तो इस्लाम बिजनेस स्ट्रेटजीज में भी मॉडर्निज्म को इनकरेज करता है। इसी तरह ब्लैकआउट स्ट्रेटेजी फॉर प्रोटेक्शन, ये अगेन एक वॉर स्ट्रेटेजी है जो कि उस टाइम की थी, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज की। एग्रीकल्चर इनोवेशन को भी इस्लाम जो है ना वो इनकरेज करता है। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एग्रीकल्चर में ना अपना इनपुट देते रहते थे। अच्छा, एक दफा क्या हुआ, वो एक एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी अपना रहे थे जो कि फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इसको इस तरह नहीं इस तरह करो। तो अगले साल जो है ना वो यील्ड कम आई। तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सोचा और फिर बोला कि तुम लोग इस फील्ड में मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, तो तुम फिर अपने तरीके से चीजें करो। अच्छा, इसमें हमें क्या मिलता है कि देखें, हमारी जो मॉडर्न चीजें हैं ना, अब भाई क्रिप्टो का इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब अगर ये इस्लाम के आपके स्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल से नहीं टकरा रही तो आप करें, आप इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं फिर से ये ओपिनियन देते हुए थोड़ा सा मतलब मोहतात रहता हूं कि आप
अगर अपने लिए भाई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाह रहे हैं ना, तो आप अपना फतवा ले लीजिएगा। मैंने मतलब मैं जितनी मेरी स्टडी है, मेरे हिसाब से अगर किसी को क्रिप्टो का आइडिया है कि जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, या आपके आप एज अ करेंसी उसे ले लेते हैं, या आप उसे एज अ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हलाल है। लेकिन अगर आप कहीं लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं, या दूसरा वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं है इस्लाम में। ठीक है, इस टेक्निकलिटी, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई जो मैंने बोली है, तो आप इसको भूल जाए, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो मैं किस पे आ रहा था? हाँ, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुम ज्यादा नॉलेजेबल हो वर्ल्डली अफेयर्स में, तो तुम अपने तरीके से चीजें करो। तो इस पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकरेज कर रहे हैं इस चीज को, कि तुम वर्ल्डली अफेयर्स में ज्यादा नॉलेजेबल हो। इसको अगर वो इस्लामिक किसी भी चीज से नहीं टकरा रहा, ठीक है, तो आप उसमें इम्प्लीमेंट कर मतलब उसको अपना सकते हैं। अच्छा, अब क्रिप्टो के बारे में क्या ओपिनियन है? एक उल्मा है जिनको मैं उस दिन लेक्चर भी सुन रहा था, उन्होंने पीएचडी की है डिजिटल एसेट्स में। वो आलिम है, उन्होंने आलिम का कोर्स किया, अब डिजिटल एसेट्स में उन्होंने पीएचडी की। वो ये ओपिनियन दे रहे थे इस्लाम में हर चीज हलाल है जब तक वो हराम प्रूफ ना हो। इसी बेसिस पे आप जो है ना, ठीक है, तकवा की बेसिस पे अगर आप कोई छोड़ना चाहे वो छोड़ दे, क्रिप्टो में ना पड़े। लेकिन फिर उसमें ये भी तो नुकसान हो रहा है ना, कि हम दूसरों से पीछे रह जाते हैं हर चीज में। हम फोटोग्राफी में पीछे रह गए, फिर मीडिया में पीछे रह गए, फिर वो लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने में पीछे रह गए, और उसके बाद फिर हमने कैचअप करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो हम, उनका ये फतवा था, आ, वो उन्होंने आलिम का कोर्स किया, उन्होंने 8 साल की स्टडीज अपनी पूरी की, उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया डिजिटल एसेट्स में, और अब वो उस पे पहुंचे हैं कि आप इसको यूज करें। 5-6 साल में ये फतवा डेवलप होगा, और फिर अगर क्या नाम है इसको हलाल करार दे दिया गया तो ठीक है। उनका ये एस्पेक्ट था, और ये मुझे काफी मतलब समझ भी आया। अगर आप कोई बोलेंगे तो मैं उनकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा, 1 घंटे का लेक्चर है उनका। खैर, तो इस्लाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इनकरेज करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड मार्केट रेगुलेशंस, ये मैंने अभी आपको बताया है, वही मदीना वाली एग्जांपल आप यहाँ पे इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ स्पाइस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। अच्छा, ये फिर एक और फैसेट है जिसमें इस्लाम ने जो है ना वो मॉडर्निज्म का इजहार किया। गज़वा खंदक जो है ना, हम, आपको मैंने डिटेल में पढ़ाई थी, वो हम बहुत सारे रीजंस की वजह से जीते, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, कि हमने इंटेलिजेंस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। मतलब स्पाइस एंड इंटेलिजेंस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, और इस तरह जो है ना हमने कुफार की स्ट्रेटेजी को तोड़ा था। ठीक है। अच्छा, यस प्लीज, प्लीज शेयर कीजिएगा। हाँ जी, मैं शेयर कर दूंगा, मुझे याद दिला दीजिएगा। वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भी आए होप आप लोग बना रहे हो, जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछने हैं। मैं आपको लेक्चर्स भी शेयर करूंगा, वो जो नोट्स हैं बाकी 2 टॉपिक्स के जो मैंने आपको बोले हैं, तो वो भी आपको मिल जाए, तो वो भी क्वेश्चंस उसके बारे में, तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, अब इस्लाम फॉर्मलाइजिंग राइटिंग्स। अच्छा, पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट्स ना जबानी कलामी होते थे, मतलब कुछ हद तक कहीं राइटिंग्स और कुछ विटनेसेस इस तरह इन्वॉल्व होते थे। लेकिन 1400 साल पहले के उसमें ना आपको ये प्रैक्टिस बहुत कम नजर आती। इस्लाम ने ये चीज मैंडेटरी कर दी। कुरान में भी आया था, जब भी तुम मुआहदे करो उन्हें लिख कर करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इंश्योर कराया, जब भी तुम मुआहदे करो उनको लिख कर किया करो। तो इस्लाम ने बिजनेस प्रैक्टिसेस भी मॉडर्नाइज की, कि भाई जो भी पैसों के बारे में चीज कोई भी मुआहदा कर रहे हो उन्हें लिख लो। यहाँ पे सूरह बकरा की भी आयत लिखी, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस्लाम ने बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी मॉडर्नाइज की। और यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, किसी भी एक पॉलिटिकल सोशल मुआशरे में एक कॉन्स्टिट्यूशन या रिटन एक कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल, अगर मैं बोलूँ ना, तो वो भी समझे कि मैं एक अंडरस्टेटमेंट है। मतलब वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है किसी भी सोसाइटी के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट का होना या एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना। ये कॉन्स्टिट्यूशन, लोग कहते हैं कि मैग्ना कार्टा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर आप उसको आ, मिसाक मदीना से कंपेयर करें ना, तो वो आपको मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यार मिसाक मदीना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा मॉडर्न है, उसमें ज्यादा शिकें कवर की गई हैं, उसमें रिलीजियस फ्रीडम इंश्योर की गई है, उसमें इक्वालिटी की बात की गई है, उसमें
इकोनॉमिक्स की बात की गई है, उसमें जुडिशियल सिस्टम की बात की गई है। मैग्ना कार्टा में तो इतनी बातें नहीं की गई, या उस एडवांस स्टेज पे जाके नहीं की गई। ठीक है, तो आपको जो दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं, वो कहते हैं मीसाके मदीना जो है ना वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स वो मैग्ना कार्टा को कहते हैं। लेकिन अगर आप खुद भी कंपेयर करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा एविडेंस मिलेगा जिससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मीसाके मदीना वाज इंडीड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और मैं अगर सारी मॉडर्न चीजें बताऊं ना, उस सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है ना, वो ये चीज है, एक कॉन्स्टिट्यूशन देना। अच्छा, डिड रोमन्स एंड ग्रीक्स नॉट हैव द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, देखिए, आपको जो है ना हिंदुइज्म में भी ना कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन आप स्कॉलर्स को स्टडी करें, ये रोमन्स और उनके डिफरेंस इन पीरियड ऑल्सो, आपको जो है हिंदुइज्म के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल जाएंगे, और ये इनसे पहले वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उसको उस क्राइटेरिया पे मेजर करेंगे ना, हाँ भाई ये इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपके जो चेक बॉक्सेस है ना, वो मिसाके मदीना में बहुत ज्यादा टिक होंगे। ठीक है, कंपेयर टू व्हाट रोमन्स डिड, व्हाट ग्रीक्स डिड, या व्हाट हिंदुइज्म डिड इन इट्स अर्ली टाइम। ठीक है, तो इस तरह का आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। और अच्छा, इस पे ना फिर बहुत ज्यादा डिबेट भी है। ठीक है, हम तो थोड़ा क्योंकि इस्लामियत पढ़ रहे हैं, तो हम इसको एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में रह के हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं सिर्फ आपको जो फाइनल स्कॉलर के ओपिनियंस हैं उनकी बेसिस पे अपना ओपिनियन बना के दे रहा हूं। लेकिन अगर आप इसकी डिबेट में जाएंगे, आ, तो शायद आप किसी को बोल दें कि यार ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद एक थोड़ी सी मतलब एनालिटिकल स्टडी करें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेक बॉक्सेस है ना, वो सबसे ज्यादा जो है ना आपको उस टाइम तक जो है ना सबसे ज्यादा आपको मीसाके मदीना में टिक होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एडवांसमेंट इन मेडिकल नॉलेज, इसको मैं आपको बता चुका हूँ पीछे एग्जाम्पल देके। इंकरेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अर्बन प्लानिंग, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देख लिए, जुडिशियल भी देख लिए, पॉलिटिकल भी देख लिए। अब हम देखते हैं सोशल एस्पेक्ट्स। इस्लाम ने इस्लाम सोशली भी एक मॉडर्न रिलीजन है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि वेस्ट ने या दूसरे रिलीजन्स ने शायद 500 साल पहले दिए, कि आम हो गया। ठीक है, कुछ कंट्रीज में तो 100 साल पहले तक इनहेरिटेंस के राइट्स जो है ना वो स्टैब्लिश नहीं हुए थे। ठीक है, जो उनके लॉज ने उनको 100 साल पहले दिया, इस्लाम 1400 साल पहले दे चुका है। एजुकेशन, मैं तो जेंडर स्टडीज पढ़ाता हूं, आप देखेंगे एजुकेशन एक अजाब था औरतों के लिए हासिल करना। औरतों की एक स्ट्रगल रही है कि हमें एजुकेशन मिले। इस पे किताबें लिखी गई हैं, इस पे मूवमेंट्स चली हैं। और इस्लाम ने कब मर्द और औरत के लिए एजुकेशन को लाजिम करार दिया? 1400 साल पहले। तो ये एक मॉडर्न रिलीजन ही कर सकता है। इसी तरह राइट टू चूज अ स्पाउस, इस्लाम 1400 साल पहले इसका हुक्म देता है। इस्लाम कहता है कि अगर आपकी जबरदस्ती शादी की गई तो वो शादी ही नलिफाइड है, वो शादी ही नहीं हुई, वो निकाह ही नहीं हुआ। और फोर्स्ड मैरिजेस आपको 50 साल पहले तक भी एग्जांपल्स मिलेंगे, आज भी एग्जांपल्स मिलती हैं फोर्स्ड मैरिजेस की। तो राइट टू वर्क एंड ओन प्रॉपर्टी, अगर आपने वो जाकिर नाइक वाला लेक्चर देखा है ना, तो उसमें ये बेतहाशा एग्जांपल्स भरी हुई और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, मैं बोलूंगा वो लाजमी देखें। ठीक है, आपको समझ आएगा कि ये सारे राइट्स तो अभी मिले हैं। या किसी ने जेंडर स्टडीज पढ़ा हुआ है ना, तो आप उसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि ये राइट सबसे पहले कब मिला भाई? न्यूजीलैंड में मिला 1926 में मिला। ये राइट कब मिला भाई? 1870s में मिला। और आप देखेंगे कि इस्लाम तो इन राइट्स को देके इम्प्लीमेंट करके 1400 साल गुजार चुका है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ वुमेन राइट्स की ये बात नहीं है, ह्यूमन राइट्स में भी इस तरह है। ह्यूमन राइट्स पे तो हमने पूरा चैप्टर किया हुआ है। ह्यूमन राइट्स इन इट्स कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपको इस्लाम से पहले कहीं भी नहीं मिलता कि इतना डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव
कोई सरमन हो या कोई किताब हो जिसमें ह्यूमन राइट्स इस तरह प्रोटेक्ट किए गए हो। ह्यूमन राइट्स क्या, राइट्स ऑफ प्लांट्स, राइट्स ऑफ एनिमल्स इस तरह प्रोटेक्ट किए गए हो। ठीक है, तो ये 16 आर्ग्यूमेंट्स थे। अगर आप इसमें से, अगर इस्लाम एंड मॉडर्निज्म पे ये सवाल आ जाता है, जो कि आ सकता है, अब एक्सट्रीमिज्म पे हर साल तो नहीं सवाल पूछेगा ना वो, एक्सट्रीमिज्म भी हम करने लगे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। 16 तो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके सब आर्ग्यूमेंट्स काफी ज्यादा हैं। इनमें से अगर आपको 8 भी आर्ग्यूमेंट्स या 10 आर्ग्यूमेंट्स याद रह जाता है ना, 10 आर्ग्यूमेंट्स आप एग्जाम में लिख के आ जाइएगा, एंड यू विल बी गुड टू गो। अच्छा चलें, अब हम अपने उस दूसरे एक स्लाइड पे आते हैं। हम्म, अच्छा, अब इसमें जो है ना मैं आपको दोहराऊंगा, क्योंकि ये चीजें हम पहले कर चुके हैं। इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लामोफोबिया के टॉपिक में आपको ये हेल्प करेगा, एक्सट्रीमिज्म के टॉपिक में आपको ये हेल्प करेगा। और पास्ट पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं जब वो इस तरह इस चीज को बयान करते हैं कि इस्लाम इज अ बारबेरिक रिलीजन, इस्लाम वहशियाना रिलीजन है, इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ चुका है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। ठीक है, ये सवाल उसमें भी आ चुका है, इंडो पाक हिस्ट्री के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, और इस्लामियत में तो आ ही चुका है। अच्छा, जब इस्लामियत में आएगा ना, तो जाहिर सी बात है आप फिर वो पुराने जो दौर को ना ज्यादा फोकस करेंगे। इंडो पाक हिस्ट्री में आएगा तो जाहिर सी बात है आप रिसेंट चीजें ज्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली हम इस्लाम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू। अच्छा, पता नहीं यार कौन सी चीज अच्छे से एक्सप्लेन की, चलेंगे, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, अब इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस, ये टॉपिक जो है ना, आप समझेंगे पूरा का पूरा आप कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं, आपको याद होगा जब हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी थी, तो हमने उनको एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी पढ़ा था, हमने उनको एज अ पीस मेकर भी पढ़ा था जब हम गजवात पढ़ रहे थे। तो हाँ, एज अ पीस मेकर। तो वन बाय वन मैंने क्या किया था, मैंने आपको गज़वा बदर पढ़ाई, उसमें मैंने बताया कि मिलिट्री स्ट्रेटेजी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बेहतरीन इस्तेमाल की। मैंने आपको ये भी बताया कि इसका पीस पर्पस क्या था, प्रूफ ऑफ पीस क्या था, कि ये जो जंग लड़ी गई थी ये एक डिफेंसिव वॉर थी, ये हम पे थोपी गई थी, हम तो सिर्फ अपना हक लेने गए थे, उन्होंने बोला कि नहीं हम जंग करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको हर जंग का जो है ना वो ये क्या नाम है, इसमें प्रूफ किया था कि ये जो जंग लड़ी गई है ये पीस के पर्पस के लिए लड़ी गई है, एक डिफेंसिव वॉर है, इस्लाम ने अटैक नहीं किया। एट मैक्स अगर कहीं हम थोड़ा सा एग्रेसिव थे वो खैबर की वॉर में थे, लेकिन वो भी तब थे जब हम उन्होंने हमें, जूस ने, यहूदियों ने हमें पैदर पैर जो है ना हमें धोखे दिए थे। आपको स्लाइड तो नजर आ रही है ना, ये मैंने जो अभी चेंज की है, यहाँ अभी तक वो वर्ड का डॉक्यूमेंट चल रहा है, मुझे बताइए नजर आ रही है, ठीक है। तो हमें हर वॉर में ये नजर आता है कि इस्लाम ने जो है ना वो अमन का पैगाम दिया। इस्लाम की जो लड़ाई थी वो एक डिफेंसिव वॉर थी, नहीं तो गज़वा खंदक में हम लोग क्यों इतना ये डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाते, या फिर हम लोग उनके घरों में जाके हम उनको क्यों छोड़ के आते जिंदा, हमने क्यों उनकी औरतों और बच्चों को जो है ना वो कुछ नहीं किया, हमने क्यों प्लांट्स को भी क्या नाम है कुछ नहीं किया। तो ये सारी एग्जाम्पल्स, देखिए जंग क्या होती है, जंग तो ऐसी चीज होती है कि जहां पे आप अपना मोस्ट एग्रेसिव होते हैं, जहां पे आप आगे नहीं देखते, आगे नहीं सोचते। वो क्या अंग्रेजी की कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कुछ भी करो जंग में ना वो जायज है, कुछ भी करो वो जायज है। ये प्रिंसिपल्स थे ह्यूमैनिटी के। ये जेनेवा कन्वेंशन तो अब 1940s में आई है कि भाई प्रिजनर्स ऑफ वॉर को तो तुम इंसानों की तरह ट्रीट करो, वरना उनको इबरत का निशान बनाया जाता था। और इस्लाम में प्रिजनर ऑफ वॉर्स के हकूक, इस्लाम में औरतों के हकूक जंग के दौरान, इस्लाम में बच्चों के हकूक जंग के दौरान, इस्लाम में पौधों के हकूक जंग के दौरान, इन सब का जिक्र है। पौधों के हकूक यार, मतलब एक रिलीजन जो पौधों को क्या नाम है हक दे रहा है, तो आप, और क्या, और आप बोलते हो कि इस्लाम एक बारबेरिक रिलीजन है, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि तलवार के जोर पे फैला, इस्लाम एक आउटडेटेड रिलीजन है। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट के तो हक आप अभी क्या नाम है चीजें करना शुरू हुए हो ना, इस्लाम तो 1400 साल पहले ये बातें कर चुका है। तो इस तरह बैटल ऑफ बदर, ये कॉपी पेस्ट की है मैंने उससे स्लाइड, बैटल ऑफ ओहद,
अगेन कॉपी पेस्ट। ये सारी स्लाइड्स जो है ना, प्रूफ दैट द एम वाज पीस। ठीक है, ये सारी स्लाइड्स जो है ना, आपको उधर भी काम आएंगी, इधर भी काम आएंगी। आपने वो टॉपिक कर लिया तो समझे ये वाला टॉपिक भी होगा, कोई नई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी स्लाइड्स यहां से कॉपी पेस्टेड है। अच्छा, अब हम देखते हैं रीजंस एंड मोटिवेशंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान एंड मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा, ये मुस्लिम वर्ल्ड का वैसे पूछा नहीं गया, सिर्फ पाकिस्तान पे ही सवाल आया है, लेकिन इसको आप इस तरह मोल्ड कर सकते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड के भी रीजंस बना सकते हैं ना, क्योंकि मोरलेस हमारे सेम ही है। अब ये टॉपिक जो है ना यार, ये एक साल आ तो गया है, लेकिन ये इस्लामियत का टॉपिक नहीं लगता इसको। मतलब मैंने बड़ी कोशिश की कि इसको ना, मतलब इसमें कोई मतलब इस्लामियत वाला टच है, लेकिन कुछ जगह तो ये मैं कर सका, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो आपके जनरल ही हैं। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है कि अगर किसी का इस्लामियत, किसी ये टॉपिक ना भी प्रिपेयर करके गया और उसकी वैसे सीएसएस की अच्छी तैयारी हो तो वो कर सकता है। चले हम देख लेते हैं कि एक्सट्रीमिज्म के क्या रीजंस हैं। यहाँ पे आपको क्या आयत लिखी हुई नजर आ रही है? सूरह बकरा की आयत है। सूरह तौबा में भी इस तरह की आयत है, मुझे आयत नंबर भूल गया है, शायद आयत नंबर 58, नहीं नहीं नहीं, खैर सूरह तौबा की भी आयत है जहां पे यही इसी तरीके का जिक्र है। क्या जिक्र है? किल देम वेर एवर यू फाइंड देम। वो जहां तुम्हें मिले इनको कत्ल कर दो। कौन? कुफार की बात की जा रही है। अब क्या होता है, मीडिया क्या करता है, कुफार को बोलता है ये देखो कुरान क्या कह रहा है, जहां काफिर मिले उसे मार दो। ये मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने जाकिर नाइक से ये क्वेश्चन होते हुए देखा है कि इस्लाम कहता है, कुरान की आयत पढ़ के बता रहे थे वो लेक्चर में, देखें यहाँ लिखा है जहां काफिर नजर आए उसे मार दो। इस्लाम तो इतना बारबेरिक रिलीजन है, इतना नॉन पीसफुल रिलीजन है कि वो कह रहे हैं कि जहां काफिर नजर आए उसे कत्ल कर दो। ऐसे कोई रिलीजन कहता है कि भाई जहां हिंदू नजर आए, या अगर हिंदुइज्म में लिखा होता है जहां हिंदू नजर आए उसे मार दो, इससे ज्यादा क्या मतलब क्या बारबैरिक रिलीजन होगा? कोई किताब ऐसे कह सकती है भाई जहां बंदा नजर आए मार दो? हाँ, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 होगी आई गेस, मुझे एग्जैक्टली exactly अभी याद नहीं है। सूरह बकरा की भी ऑलमोस्ट यही आयत है। अच्छा, लेकिन देखें, अब मीडिया इसको इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है, लेकिन असल में इसके पीछे क्या हकीकत है? असल में इसके पीछे हकीकत है कि भाई ठीक है, जहां तुम्हें काफिर नजर आए उसे मार दो, लेकिन सिर्फ जंग की हालत में। अब आप इस आयत को पूरा पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा ये कॉन्टेक्स्ट ही जंग का था। अब मुझे ये बताएं, कोई भी मिलिट्री कमांडर होगा, वर्ल्ड वॉर 1 हो रही है, वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, तो क्या उन्हें बोलेंगे? तो जंग में आप क्यों जाते हैं? लड़ने जाते हैं ना, मारने जाते हैं ना। तो जंग में तो यही बोला जाएगा ना कि भाई जहां तुम्हें तुम्हारा दुश्मन नजर आए उसे मारो। नहीं तो और क्या बोलेंगे जंग में? ये बोलेंगे कि नहीं भाई चले उसके साथ बैठ जाओ। वो पहले तो आपने क्या किया, पहले आपने उसे पीस की ऑफर दी, उसने पीस की ऑफर नहीं ली, अब वो आपके साथ जंग करने आ रहा है, तो ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो जहां तुम्हें नजर आए वो मारो, उसे मारो। तो इनकरेज किया जाएगा ना कि भाई वो तुम्हें मारने आ रहे हैं, वो पीस की ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब उन्हें मारो। तो इसमें क्या गलत है? अगर यहाँ पे ये कहा जाता कि चलो वो तुम्हें मारने आ रहे हैं, ठीक है तुम मर जाओ, नाउजुबिल्लाह, अगर ऐसा कहा जाता तो मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा एक मतलब इसके लिए मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूं, ये एक गलत बात हो जाती कि भाई ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई वो क्या चाहते हो, भाई तुम क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं कि आपको आपके सर पे कोई बंदूक रख रहा है तो आप क्या करो, आप मर जाओ। फिर हम बोलेंगे कि नहीं आप एक पीसफुल बंदे हो। अरे भाई आपको कोई मार रहा है तो आप उसको बंदूक सर पे रखिए तो आप भी बंदूक चलाओगे ना। यही तो एक मतलब कोई कोई मुझे कोई किताब प्रूव कर दें, कोई सोसाइटी बता दें जहाँ पे आ, गांधी तो चले थप्पड़ के लिए कहता था ना कि एक जगह थप्पड़ पड़े तो चलो यार थप्पड़ में समझ आती है बात। गांधी ने ये तो नहीं बोला ना कि आपके अगर यहाँ पे बंदूक रखी गई है तो उसको दूसरे भी दे दो कि यहाँ भी गोली मार दे। तो सिर्फ ये बात सेंस बनाती है और ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोला गया था कि उन्होंने तुम्हारा हक लूटा है,
तुमने उनको पीस डील ऑफर की है, वो नहीं ली है, तो अब वो तुम्हें जब कत्ल करने आए तो वो तुम्हें जहां भी नजर आए उन्हें मारो। ये एक कॉन्टेक्स्ट बना है इसका। और मीडिया किस तरह पोर्ट्रे करता है इसको कि भाई किल देम वेरी वेरी फाइंड देम। अच्छा, इसमें अभी मैंने आपको मॉडर्निज्म करा दिया, अभी मैंने आपको उसके वो रीजंस करा दिए पीस वाले, अभी मैंने आपको ये एक्सट्रीमिज्म का करा रहा हूँ, और ये टेररिज्म को भी कवर करेगा। मीडिया पे ना मैं एक आपको बहुत अच्छा लेक्चर दूंगा। मेरे पास उसमें टाइम काफी लग जाएगा, तो मेरे पास अभी है यहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं, तो लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से लिखे हुए हैं। मैं और ये मैंने जो नोट्स बनाए थे ना, वो जाकिर नाइक साहब के लेक्चर से बनाए थे। समझेंगे, दो तीन ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मैंने उनके लेक्चर से किए थे। एक तो मैंने वुमेन वाला किया था, एक ये मीडिया वाला किया था। ठीक है, मीडिया का सवाल कभी नहीं आया, लेकिन वो आप एक दफा सुन लीजिएगा। ठीक है, वो सुनना ही आपका जो है ना, आपको बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे उसमें से। ठीक है, ये भी आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो वहां से मैंने उठाया है। ठीक है, ये जो वर्ड्स मैंने कोट किए और इसमें जो मैं आपको इधर आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको दे दूंगा, उससे आपका वो कवर हो जाएगा। तो तकरीबन जो भी सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं ना, वो आपके सारे एक वो कवर हो जाएंगे। चलें इस पे वापस आते हैं। तो अच्छा, दूसरा, एक तो मीडिया इसको इस तरह इस्तेमाल करता है ना, एक और क्या चीज होती है कि एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो आपका ब्रेन वॉश करते हैं ना, या जो बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, जब या जो 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 यंग बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, वो किस तरह करते हैं? वो डायरेक्टली इस तरह नहीं बोलते कि जाओ भाई तुम फिदाई हमला कर दो। वो उनको स्टेप वाइज लेके चल रहे होते हैं। पहले नमाज की बात करेंगे, नमाज रोजे की बात करेंगे, फिर आहिस्ता कर करके फाइनली वो उनको इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो रेडी हो जाते हैं, कि वो समझते हैं कि नहीं, हमें जो है ना, वो शहादत का रुतबा मिलेगा अगर हम किसी का जाके, मतलब किसी मस्जिद में अगर हम जाके एक अटैक कर देंगे। अच्छा, फिदाई हमले जो है ना, हर सूरत में हराम नहीं है। जो फलस्तीन में हो रहा है ना, वहां पे ये मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ने इनको हलाल करार दिया है, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। तो वो यही तरीका कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए, और वो हालत जंग में है। लेकिन इस पाकिस्तान के लिए आप देखेंगे कि 2018 में एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हर तबका फिक्र से जो है ना, आपको उल्मा की शिरकत नजर आई, और सबने इसको हराम करार दिया। ठीक है, जो पाकिस्तान में हो रहा था उस टाइम पे, कि भाई आप मस्जिदों में ही सिर्फ हमले हो रहे थे। ठीक है, तो अच्छा, वहां पे क्या होता है कि वहां पे भी इस तरह की आयात को इस्तेमाल करके ना, वो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि देखो इस्लाम तो ये कह रहा है। और बच्चा जब वो कुरान में देखता है, वो भी यही देखता है। वो कॉन्टेक्स्ट तो देखता ही नहीं है कि भाई ये तो वाकई में कुरान में लिखा गया है कि जहां तुम्हें काफिर नजर आए उसे तुम मार दो। ठीक है, अच्छा, मैं अपनी पर्सनल भी आपको वो बताऊंगा कि हालांकि मैं हो गया, या और जो मेरे साथ काफी सारे दोस्त अहबाब हैं, मतलब हम सेंस रखते हैं ना चीजों का। लेकिन एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि नहीं, ये बात तो सही है, जब वो कहते हैं कि भाई आपको साल में 2 दफा कुफार पे चढ़ाई करनी करनी है। ठीक है, इवन आज के दौर में, तो ये तो सही बात कर रहा है। मतलब मुझे भी ये बातें उस वक्त ना शायद ये सही लगती थी, और मतलब बंदा उस वक्त ये यकीन कर रहा होता है कि नहीं, ये जो हमले भी हो रहे हैं ये सही है। तो मुझ पे भी एक थोड़ा सा इस तरीके का फेज गुजरा है। ठीक है, आपको आज शायद लग रहा हो आज, और 2015-16 के दौर में जब शायद मैं पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो तब शायद इतना मीडिया एक्सपोजर या सोशल मीडिया का एक्सपोजर नहीं था। क्योंकि आज मुझे लगता है कि 10 साल में या 8 साल में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, तो हम लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं। लेकिन इतना अरसा भी नहीं गुजरा। कहने का मकसद है, आज अगर आप इस बात को रिलेट नहीं कर सकते ना कि भाई कौन कोई किस तरह ब्रेन वॉश हो सकता है, तो मैं आपको अपनी भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे भी शायद इन बातों पे यकीन था कुछ हद तक। ठीक है, कुछ बातें तो बिल्कुल सेंस बनाती हैं, जैसे मैंने आपको फलस्तीन की एग्जांपल दी। खैर, तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि इस्लाम की वर्सेस को एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से भी ना मिसयूज किया जाता है अगलों को ब्रेन वॉश करने के लिए। ये एक रीजन है फॉर परपेचुएशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, दूसरा क्या है? देखिए, एक वैक्यूम क्रिएट जो होता है ना किसी भी सोसाइटी में, सबसे बड़ा मसला वही पैदा करता है।
चले यार, हम फिर 12 सवा 12 तक शायद लेक्चर चला जाए, कोई बात नहीं, चले। हाँ, किसी भी सोसाइटी में जब वैक्यूम क्रिएट होता है ना, तो कोई ना कोई आता है उस वैक्यूम को फिल करने। आगे की जो 6-7 स्लाइड्स है ना, वो यही बात करेंगी। मेरे वालिद साहब की ना थोड़ी सी तबीयत खराब थी अभी 1 महीना पहले। तो मैं जो हूँ, उनको हॉस्पिटल लेके जाना होता था, रेगुलर चेकअप्स थे उनके। इतना कोई सीरियस इशू नहीं था, लेकिन उनको रेगुलर लेके जाना था, तो मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि अगर आप नहीं ले पा रहे तो हम किसी और को बोल देते हैं, वो कंडक्ट कर लेगा आपके पे। तो मैंने बोला नहीं, ये 2-3 हफ्ते हैं, उसके बाद जो है ना मैं रूटीन में आ जाऊंगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, मतलब मैं अपनी पोजीशन खाली छोड़ रहा था, या एक टीचर अवेलेबल नहीं था, तो उसको किसी ने फिल करने की कोशिश की। ठीक है। इसी तरह जब आपके पास लीडरशिप ना हो, तो उस लीडरशिप को फिल करने के लिए कोई और लीडरशिप आती है। जब आपके पास एक जस्टिस सिस्टम ना हो, तो कोई एक और जस्टिस सिस्टम उसे टेक ओवर करता है। जब आपके पास एक पॉलिटिकल सिस्टम ना हो, तो कोई और पॉलिटिकल सिस्टम आके उसको टेक ओवर करता है। तो जहां भी किसी भी चीज का वैक्यूम होता है, कोई ना कोई चीज आके उसे फिल करती है। अच्छा, अब इसमें देखें वीक रूल ऑफ लॉ से क्या होता है, और एक्सट्रीमिज्म को ये कैसे बढ़ावा देती है। आपकी जमीन का मसला है, आपके खानदान में किसी का खून हो गया है, आपके घर में डाका पड़ गया है, आपके घर में चोरी हो गई है, या चले जमीन की मिसाल ले लेते हैं। जमीन का मसला कोर्ट में कितने टाइम में हल होता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल भी लग जाते हैं, जमीन के मसले चलते रहते हैं। अभी भी कोर्ट में आप अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम को स्टडी करें, जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसमें आपको नजर आएगा कि मैं जजेस को नहीं कह रहा कि उनका कसूर है, मसला हमारा सिस्टम ऐसा है। अगर हमारा सिस्टम बेहतर हो ना, तो हमारे जजेस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा गवर्नेंस का सिस्टम ऐसा है कि जो चीजों को लीड कर रहा है। तो खैर, परफॉर्मेंस तो फिर भी जजेस की ही रिफ्लेक्ट हो रही है ना, कि आपके यहाँ केसेस पेंडिंग है। भाई आगे से उनको इनपुट ही नहीं आएगा, तो वो कैसे फैसला देंगे। खैर, तो होता क्या है कि 30-30 साल लग गए, 20-20 साल लग गए, और फैसला नहीं आ रहा। अब भाई मेरी जमीन है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मुझे पता है मेरे वाले साहब की जमीन है, मेरे पास है ही सिर्फ ये जमीन, मैं उसको नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। अब मैं क्या करूं? अब एक दूसरा सिस्टम है, जिरगा सिस्टम। उससे क्या होता है कि महीने में फैसला आ गया, और वो जमीन मुझे मिल गई या उससे मिल गई, और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करवा लिया। यहां तो ये होता है ना कि कोर्ट फैसला भी दे दे, वो फिर इम्प्लीमेंट कराना एक अलग मसला है। लेकिन चलें, अगर हम कहें कि चलें वो इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं, तो ये भी तो इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। जो जिरगा सिस्टम महीने में फैसला दे रहा है, वो इसे इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं। तो ट्राइबल एरियाज में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। वहां पे जिरगा सिस्टम चल रहा है, वहां पे कोर्ट जो है ना, क्योंकि वो लेट फैसले दे रही हैं, तो लोग जिरगे के पास जा रहे हैं और अपने फैसले करवा रहे हैं। अब एक बंदा जिसको 20 साल बाद जमीन मिल रही थी, और एक बंदा जिसको अब 1 साल बाद जमीन मिल रही है, तो वो कौन से सिस्टम को प्रेफर करेगा? उसी सिस्टम को प्रेफर करेगा ना, जो उसको 1 महीने में रिजल्ट दे रही है, हफ्ते में रिजल्ट दे रही है, या 2 महीने में रिजल्ट दे रही है, 20 साल के बाद नहीं दे रही। तो यहां पे क्या होता है, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम ने एक वैक्यूम क्रिएट किया, वो फैसले ही नहीं दे रही, कोर्ट से फैसला ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं हमारे पास ये केस है, वो केस है, वो केस है, तुम्हारा जमीन का केस फिर आएगा कभी? तो जब वहां से फैसला ही नहीं आ रहा, तो इन्होंने एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम चलाया, जिससे उनको फैसला भी मिल गया और इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो लोग उसकी तरफ माइल होंगे। ट्राइबल एरियाज में क्या हो रहा है, वहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, या इस तरह के जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंश्योर करवा रही हैं कि भाई लोगों को एक्सपीडिशियस जस्टिस मिले। अब लोग उनकी तरफ माइल होंगे। ठीक है, वो ये काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके गार्ब में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको, उन लोगों को एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जा रही हैं। क्यों? वो उनकी आइडियोलॉजी भी तो अडॉप्ट कर रहे हैं। वो उनकी सारी चीजें जब अडॉप्ट करेंगे, आइडियोलॉजी भी अडॉप्ट करेंगे। और अगर उनकी आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जा रही है, तो ये लोग भी एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिज्म प्रमोट होने का। अब देख लें यहाँ पे क्या है, इन फाटा 43% ऑफ द पीपल प्रेफर ट्राइब तालिबान कोर्ट्स
बिकॉज दे आर फास्टर देन द गवर्नमेंट वंस। ये यूएनडीपी ने कोट किया है, दे आर फास्टर देन द गवर्नमेंट वंस। अच्छा यार, आप एक काम कीजिएगा, अभी जैसे ये 2022 का है, ये तो खैर शायद मैंने नोट्स वो कर लिए होंगे, अपडेट कर लिए होंगे, लेकिन काफी सारे जो है ना वो 2020 के स्टेटिस्टिक्स होंगे, तो इनको अपडेट कर दीजिएगा। आप 2025 वाले लिख लीजिएगा। वैसे तो अगर आप पुराने भी लिखें तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस्लामियात है, लेकिन अपडेट कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास जो है ना वो पुराने वाले हैं जब मेरी तैयारी हो रही थी उसकी। ठीक है। अच्छा, तो वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से एक और पार्टी ने उधर फायदा उठाया और उन्होंने अब लोगों को लोअर किया। सिमिलर चीज, जब एक नौजवान के पास जॉब नहीं होगी और इसको एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से उसको जॉब मिल रही है। अब यहाँ पे क्या है, 11% जो है ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि ये भी शायद 2020 के आसपास का फैक्ट है, 11% लोग अनएम्प्लॉयड है। मतलब अगर 100 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसमें से एक अरसे बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या साल बाद भी जो है वो 11 लोग तो अनएम्प्लॉयड है, अगर 100 लोग जो है ना वो डिग्री लेके आ रहे हैं। अब वो अलग डिबेट है कि वो एम्प्लॉयमेंट भी किस तरीके की है, कि कोई अगर इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बैठा है तो वो काम प्रॉपर्टी का कर रहा है, उसे भी एम्प्लॉयड कंसिडर कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन 11 लोग को तो नौकरी नहीं मिली, ना वो किसी बिजनेस का हिस्सा बने, ना वो एंटरप्रेन्योर्स बने, तो 11 लोग तो वेले बैठे हैं। अब जो बंदा फारिग बैठा है, उन 11 में से कोई एक भी बंदा अगर ऐसा हो जिसको मिलिटेंट्स हायर कर लें, क्योंकि उसको तो अपना घर चलाना है ना, 11 के 11 बंदों को अपना घर चलाना है। चलो दो चार जो है ना उसमें से अफ्लुएंट होंगे, बाकियों को तो अपना घर चलाना है। किसी भी तरह महीने के 50,000 रुपए लाने हैं ताकि घर में राशन आ सके, घर का किराया दे सके, बिजली का बिल दे सके। वो लोग क्या करेंगे, हाथ पैर मारेंगे। जब कहीं और से हल नहीं निकलेगा तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि शायद बाहर से फंड भी होती हैं, वो ऐसे लोगों को रिक्रूट करेंगी और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगी। तो जॉब्स का ना होना जो वैक्यूम क्रिएट करता है, उनको वो वैक्यूम फिल करेंगे, वो उस वैक्यूम को वो ऑर्गेनाइजेशंस फिल करती हैं और वो एक्सट्रीमिज्म्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, 25 इंडेक्स मैं इंशाल्लाह ईद के बाद बोला था ना, ईद के बाद 10 दिन के अंदर मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अच्छा, ठीक हो गया। यही बात जो है ना हमें स्कूल और कॉलेज सिस्टम में भी नजर आती है। हमें ऐसे मदरसाज जो है ना नजर आए जहां पे फंडिंग आ रही थी रॉ की। और क्यों फंडिंग आ रही है, क्यों वो मदरसा चल रहा है, और क्यों लोग उनको मदरसे में भेज रहे हैं और स्कूल में नहीं भेज रहे। भाई स्कूल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं एक सीनियर के साथ बैठा था, वो बता रहे थे वो एक जगह ऑडिट पे गए, मैं प्रोविंस का नाम नहीं लूंगा। अब वो एक जगह ऑडिट पे गए और उन्होंने देखा पेपर में क्या है, एक स्कूल की जो है रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है, एक स्कूल का जो है ना वो मतलब बिजली का भी बिल आ रहा है, मतलब बिजली का बिल बिल नहीं देखा था उन्होंने, लेकिन उधर लिखा हुआ था कि भाई इसके बिजली के बिल का इतना खर्चा है, पानी के बिल का इतना खर्चा है, गैस का इतना खर्चा है, और इसके फर्नीचर का इतना खर्चा है, और इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इतना खर्चा है। जब वो साइट पे गए ना तो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। ऐसी आपने शायद खबरों में चीजें सुनी हो, हमने तो प्रैक्टिकली क्या नाम है अपने सामने भी चीजें देखी। भाई वो स्कूल ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। अब जब एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बच्चे मतलब पेरेंट्स कहाँ भेजेंगे बच्चों को, कहीं तो भेजेंगे ना। अब हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता कि गांव से शहर में भेज दे अपने बच्चे को, और शायद वो उनके लिए फिजिबल भी ना हो। अगर लड़की है, हमारे मुआशरे में नहीं होता ना कि भाई आप एक छोटी सी बच्ची को नहीं भेजते शहर में कि जाके वहां पढ़ो, तो यार फैमिली के साथ रहो। इवन बच्चों को नहीं भेजा जाता, लड़कों को नहीं भेजा जाता। तो वो क्या करेंगे, वो मदरसे में डालेंगे जो कि अवेलेबल है। और चले मैं मदरसा एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ से आप तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनमें इन्फिल्ट्रेशन भी मौजूद है, वो फंडेड भी होते हैं। ठीक है, और ये प्रूवन फैक्ट है कि इंडिया भी काफी मदरसों को फंड कर रहा है और उनमें एक्सट्रीमिज्म प्रीच कर रहा है। तो जो वहां पे जाएगा वो तो स्टेट के भी अगेंस्ट होगा, वो इस्लाम के भी अगेंस्ट अपने ओपिनियंस रखेगा। मतलब वो इस तरह के ओपिनियंस रखेगा जिस तरह के आपने ये पढ़ा था, जहां काफिर नजर है मार। तो स्कूल सिस्टम का ना इंश्योर करवाना गवर्नमेंट की तरफ से लीड्स टू एक्सट्रीमिज्म। सेम इन माय सिटी। आपकी सिटी में रॉ फंडेड मदरसास हैं या फिर स्कूल
ही नहीं एग्जिस्ट करते उसामा, मतलब सिरे से। अच्छा, स्कूल दैट नेवर ओपन्स, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको दी थी। पॉलिटिशियंस प्रोटेक्ट एक्सट्रीमिस्ट, दो पार्टीज हैं, इसको भी 50,000 वोट पड़ रहा है, इसको भी 50,000 वोट पड़ रहा है। अब वो बोलेंगे कि यार हमें तो मतलब बड़ा सख्त कंपटीशन है, अब हमें जीतने के लिए कुछ तो करना है। उनको पता है कि यार ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका वोट है, समझे इनका वोट बैंक है 5,000 लोगों का, 10,000 लोगों का। तो अब क्या करें? क्या हम इसलिए छोड़ दें कि नहीं यार ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको तो हम नहीं लेंगे अपने साथ, तो फिर दूसरी पार्टी उसका फायदा उठा लेगी। तो जितना जंग में हर चीज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली बात होती है ना, हमारी पॉलिटिक्स में भी इस तरीके से है। वो कुछ नहीं देखेंगे मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस के भाई स्याह है सफेद है कुछ नहीं है भाई, अगर वोट हमें मिल रहा है ना, फिर भले से उनकी वो एक्सट्रीमिस्ट हैं कोई भी है, उनका वोट ले लो। सब पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं है, सब पार्टीज ऐसी नहीं है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ चली जाए, तो अपने काम करना होता है उनके साथ। तो खैर कहने का मकसद है कि इस तरह की मतलब एक साइकी होती है भाई, जीत के लिए तो कोई भी बंदा कुछ करना मतलब कुछ भी करना चाहता है ना भाई। स्टीवन स्मिथ और वार्नर ने भी किया था, शाहिद अफरीदी ने बॉल चबा ली थी, राना नवीद उल हसन ने क्या नाम है टेम्परिंग कर ली थी। मतलब जीत के लिए, अब क्रिकेट में जीत के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो, और मतलब अगर आप इलेक्शन जीत जाओ तो फिर तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, फिर तो आप कुछ भी करोगे, और कुछ भी ही होता है। तो इस के पराये में ना आप ऐसी पार्टीज को सपोर्ट कर जाते हो, ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट कर जाते हो शायद जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज को बिलोंग करते हो, फिर वही क्या नाम है उनको सपोर्ट भी करते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। ठीक है, तो इस तरह जो है ना फिर एक्सट्रीमिज्म प्रोपोगेट होता है। हमारे सिटी फाउंटेन रिपेयर के फंड्स आते हैं लेकिन फाउंटेन हाँ यार ऐसे होता है। तो प्लीज टेक्स टेस्ट की डेट फिक्स बता दीजिएगा, वरना यही टेंशन रहती है कि कहीं कल टेस्ट, लेकिन कल टेस्ट नहीं होगा। आप ईद के 10 दिन के अंदर जो है ना वो टेस्ट एक्सपेक्ट करें कि हो जाएगा। हाँ, आप समझे कि अगर ईद फर्स्ट को है ना तो 10 तारीख से पहले पहले इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा। इसने मैसेज किया है, अलीना ने, हाँ। मैंने पहले डेट बताई थी 24, फिर उस पे आप लोगों ने ही बोला कि नहीं नहीं इसको आगे करें आगे करें, फिर उसके कहने पे मैंने ये किया है कि मैंने चला ईद के बाद ले लेंगे, तो ईद के बाद अब इस तरह कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, ईद के बाद आप समझ लेंगे। हम्म, जो ईद के बाद सैटरडे संडे आ रहा है उसके अगला सैटरडे संडे, मतलब 11 12 13 तारीख को, इसको रख लें आप, माइंड बना लें कि इस दिन आपका टेस्ट होगा। अच्छा, अब यही बात जो जुडिशल सिस्टम के लिए ट्रू होल्ड करती है, यही बात जो स्कूल के लिए ट्रू होल्ड करती है, पुलिस स्टेशन के लिए भी ट्रू होल्ड करती है। अगर आपको वहां से इंसाफ नहीं मिलेगा, सही है, तो आप क्या करोगे? आप कोई उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे। कराची में क्या होता था कि भी पुलिस के एक तो मसले मसाइल भी हैं, पुलिस वालों के पास ना गाड़ियां भी नहीं है, पुलिस वालों के पास पेट्रोल भी नहीं है, और जो आ रहा है वो ना होने के बराबर है। पुलिस वाले कहाँ से पैसा कमाएंगे? मतलब उनके पास जब सोर्सेज ही नहीं है तो क्राइम कैसे डिटेक्ट करेंगे? वो यही लोगों से पैसे लेते हैं, और खैर 10,000 और भी काम करते हैं, अब मैं क्या बोलूँ। लेकिन मतलब यह है कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कुछ करने की। ठीक है, या काफी हद तक जो है ना उनके पास नहीं होती कैपेबिलिटी। अच्छा, तो अब भाई लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो आपने पुरानी इंडियन मूवीज भी देखी होंगी, एक तो मुझे सनी देओल की मूवी याद आ रही है, पता नहीं उसमें वो कातिया, पता नहीं क्या उसका विलन का नाम कातिया था, खैर डैनी ब्रिगेंजा असल में उसका नाम था। तो उस मूवी में ये होता था कि लोग जो है ना वो पैसे दे रहे होते थे प्रोटेक्शन के लिए। और कराची में भी पहले ये होता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, आप उसे पैसे देते थे, जिसको भत्ता कह लें आप। ठीक है, उससे क्या होता था कि आपको फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी दुकान को कोई कुछ नहीं कहेगा। तो लोग कहते हैं कि ठीक है यार, अगर हमें 50,000 रुपये देना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 रुपये दे दो, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट हम सुख और चैन से तो रहेंगे ना, कोई आके हमें
तंग तो नहीं करेगा ना, हमारी दुकानों पे चोरियां तो नहीं करेगा ना, ये उनको टेंशन नहीं होती। अब वो भत्ता सिस्टम खत्म हुआ है तो चोरियां वैसे तो शायद बढ़ी गई हैं। ठीक है, तो मैं भत्ता सिस्टम को कहीं किसी भी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इसको बहुत ज्यादा गलत समझता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि जब पुलिस ने वैक्यूम छोड़ा तो किसी और ने फिल किया, जिसकी वजह से फिर एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। फिर आप जो है ना उनके सपोर्ट में चले जाते हो। और ये यहाँ पे तो एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी ना, ट्राइबल एरियाज में यही जो है ना एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कर रहे होते हैं, फिर आपको उनको सपोर्ट करना होता है, क्योंकि पुलिस तो आपकी कुछ कर नहीं रही, तो आप कहेंगे यार एटलीस्ट ये हमें प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं। हाँ, अब दूसरी चीज क्या होती है कि वो जो लोग होते हैं ना, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं या जो फंडेड भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन में भी खड़े होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो लोगों के सारे मसले हल कर रहे होते हैं, रोड के मसले, पानी के मसले, लॉ एंड ऑर्डर के मसले, जिरगा सिस्टम के मसले, जिरगा फैसले भी वो दे रहे हैं। अब वो इलेक्शन में भी खड़े हो जाए जब सारे मसले वो हल कर रहे हैं, फिर वो पावर में भी आना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो पावर में आएंगे तो बस फिर तो ये सबसे बड़ा रीजन है एक्सट्रीमिज्म फैलने का। अब तो आपने उसको लेजिटिमाइज कर दिया। तो ये सारे अब लोकल गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी का भी ये है। ये तो खैर एक स्टडी थी जिसमें ये बताया गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे ना, उन उन्हीं का कोई अब बिग मेजोरिटी यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैंने शायद पढ़ा था कहीं कि 50% से ज्यादा जो लैंड पे कब्जे हुए हैं ना, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहीं ना कहीं वहां पे इन्वॉल्व हैं, या तो उनके रिश्तेदार हैं या तो वो खुद इन्वॉल्व हैं। ज्यादातर उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। तो उनको पता है यार ये लैंड मसले वाले, इस पे कब्जा कर लो। तो जब गवर्नमेंट, जिसका काम है कि भाई वो किसी की जमीन फंसी है तो किसी को दे दे, मतलब उसके हकदार, जो भी उसका हकदार है उसको दे, वो खुद उस पर कब्जा करके बैठे हैं। और वो खुद तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है, गवर्नमेंट का, उनको पता होता है कि कौन सा कागज है, कौन सा कागज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सारी तो चीजें उनके पास हैं, तो इस तरह वो कब्जे करते हैं। तो जब ये कब्जा वो खुद करते हैं, और जब आप देखेंगे कि कोई इससे नहीं छुड़वा सकता, तो आप ऐसे एलिमेंट्स के पास जाएंगे जो छुड़वा सके, भले से वो रॉ फंडेड, भाई मेरी जमीन पे कब्जा है, मुझे अगर कोई रॉ फंडेड एक्सट्रीमिस्ट मिल जाए, वो जमीन से कब्जा हटा के दे मुझे, मैं तो बोलूंगा भाई ठीक है हटा दो यार, मेरा तो गुजर बसर इससे है। उसके बाद तुम जो करो, चाहे तुम मुल्क के साथ जो करो। आप जब बेसिक लोगों के नहीं राइट प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपके स्टेट के साथ लॉयल? फिर रिजल्ट क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिलता है, ऐसे लोग प्रमोट होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो स्टेट की रिट को स्ट्रांग होना पड़ेगा। सर आज डिस्क्लेमर देते रहते यार, हाँ मैं लिख देता हूँ कहीं ना, ये नोट्स वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर्स लिख लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए आज का लेक्चर भी मैंने जो है ना एक ही दिन के लिए रखा है, कि आप लोगों से कोई वीडियो ना बना के कहीं वायरल कर सके। खैर, पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंड इंडियन रॉज एलिजेड इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, ये वही एग्जांपल है जो मैं आपको बार बार देता रहा, कि भाई इंडिया इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करने में। और जो भी मैंने बातें कही, वो सिर्फ ऐसे ही ग्रुप्स के लिए थी जो इंडियन बैक्ड एक्सट्रीमिस्ट हैं, और किसी के लिए नहीं थी। तो ये मेरा फिर से डिस्क्लेमर हो गया। अच्छा, चले, ये तो सारे रीजंस हो गए ना। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि भाई इसको किस तरह सही किया जा सकता है, अगर सिर्फ यही सवाल है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप जो है ना रूल ऑफ लॉ सही कर दो, जॉब्स ले आओ उनके लिए, आप जो है ना स्कूलिंग सिस्टम इम्प्रूव कर दो, आप जो है वो अपना क्या नाम है, उनको पावर में ना आने दो, आप अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग कर लो, आप पुलिस को जो है ना वो ऑथराइज करो। तो ये सारे जो मैंने रीजंस बताए हैं ना, जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला था, अगर आप सवाल आए कि आप किस तरह एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये सारी चीजों को खत्म कर, एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर सवाल आए कि भाई रीजंस क्या है और एक्सट्रीमिज्म को किस तरह खत्म करना है, तो फिर यार ये थोड़ा बुरा लगता है कि
पहले आप ये बोलो कि ये सारे रीजंस हैं, और फिर आप एक हेडिंग देके फिर आप 10 रीजंस और बताओ कि भाई हाँ इस तरह, या 10 हेडिंग्स और दो कि इस तरह खत्म कर सकते हैं, तो वो बुरा लगता है। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको और चीजें बताई हैं, इलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये सारी और चीजें बताई हैं। अगर दोनों साथ आ जाए ना क्वेश्चंस, कि भाई पहले रीजंस बताओ एक्सट्रीमिज्म के क्या है, और फिर ये भी बताओ कि खत्म कैसे कर सकते हैं, तो फिर आप ये वाली हेडिंग्स इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही है ना, तो आपकी मर्जी है कि वो भी करें ये भी करें या सिर्फ वो करें, तो भी सही है। अच्छा, अब जो है ना, एक्सट्रीमिज्म चैलेंज फॉर पाकिस्तान, ये अगेन जो है ना, ये इस्लामियात का कहीं से भी नहीं, ये टॉपिक नहीं लग रहा, एक साल एग्जामिनर ने दे दिया है, तो अब हम कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसको पहले मैंने सोचा था मैं आप लोगों से पूछ लूंगा, चलो इस पे बाद में आते हैं। ये ऐसा कोई टॉपिक है नहीं कि जो इस पे समझ कुछ ना है। पहले इस पे आ जाते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट एंड कुरान, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई, एक्सट्रीमिज्म को खत्म कैसे कर सकते हैं? जो सारे मैंने रीजंस बताए, जो कॉजेज हैं एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बस उन्हीं को आप जो है ना केटर करें, तो आपका एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आते हैं, तो यार आप टॉलरेंस को प्रमोट करें। इस्लाम कहता है देयर इज नो कंपल्शन रिलीजन, सूरह बकरा की ये आयत है। मिसाक मदीना, जो कि हमारा, जिसको हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड मानते हैं, उसमें जो है ना, मतलब वो एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन था, जैसे मैंने आपको बताया। बेसिकली क्या कर रहा है वो, रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से आपका जुडिशियल सिस्टम फंक्शन कर सक रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से और ज्यादा बेनिफिट्स आ रहे हैं। बेसिकली उससे क्या हो रहा है, टॉलरेंस प्रमोट हो रही है सोसाइटी में। तो ये एक तरीका है कि हम एक्सट्रीमिज्म को कम कर सकें या खत्म कर सकें। इंडोनेशिया रिड्यूस्ड एक्सट्रीमिज्म बाय 70% आफ्टर रिफॉर्मिंग 18,000 मदरसास टू इंक्लूड साइंस एंड टॉलरेंस। करिकुलम में उन्होंने इंक्लूड किया था। अब 70% उन्होंने किस तरह मेजर किया कि कम हुआ, ये तो मुझे नहीं याद, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड आफ्टर रिफॉर्मिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मदरसास। ठीक है, तो टॉलरेंस प्रीच करके हम एक्सट्रीमिज्म कम कर सकते हैं। हम जस्टिस सिस्टम एस्टेब्लिश करके एक्सट्रीमिज्म कम कर सकते हैं। हमने देखा ना, जस्टिस सिस्टम की वजह से क्या हो रहा था, वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, तो जिरगा सिस्टम आ रहा था। तो जिनका जिरगा सिस्टम है, आप उनकी तरफ इन्फ्लुएंस हो गए और फिर उन्हीं की मानोगे। अगर वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हुए फंडेड बाय रॉ, तो फिर आप जो है ना वो, मतलब आप एक्सट्रीमिज्म प्रमोट कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करें कि जस्टिस सिस्टम को इतना अच्छा बनाएं, या जस्टिस सिस्टम को एटलीस्ट बेहतर बनाएं, ताकि लोग जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट या एटलीस्ट जिरगा सिस्टम की तरफ ना जाएं। या अगर जिरगा सिस्टम की तरफ जा भी रहे हैं, तो उसको स्टेट फॉर्मलाइज करे, जैसे कुछ जगह हो भी रहे हैं। ठीक है, ताकि ये टेंडेंसीज ना हो आपकी टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एंड एलीट इम्यूनिटी, ये उसमें फिर वही हदीस जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो फिर वही बात है कि अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, सोल्यूशंस दे रहा हूँ, और उन्होंने मुझे बोला है कि कुरान और हदीस की रोशनी में सोल्यूशंस दो। तो मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूँ, और ये सारे रेफरेंसेस जो है ना, हम मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, इरेडिकेट पॉवर्टी, अगेन, अगर गुर्बत होगी और सिस्टम ऐसा कोई भी मौजूद नहीं होगा कि लोगों की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हो सके, तो जिस तरह वो पीछे एग्जांपल दी थी ना मैंने जॉब वाले बंदे की, तो वो तो एक्सट्रीमिस्ट बनेगा। 10 में से अगर एक भी बन गया, तो बम फाड़ने के लिए कितने लोग चाहिए? आपकी आबादी है, उसका 11.1% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो है ना वो अनएम्प्लॉयड जाता है। तो अगर 25 करोड़ की आबादी है, अगर उसके 10% भी लगाएं तो 25 लाख बनते हैं। 25 लाख, आप छोड़ दो कि वो, अच्छा चलो 25 लाख है ना, 25 लाख का अगर आप सिर्फ 10% निकालो, ठीक है, मतलब 100 में से एक बंदा जो है ना, वो भी अगर एक्सट्रीमिस्ट बनता है, या 100 में से नहीं, 1000 में से एक बंदा बनता है, तो आपको कितने सुसाइड बॉम्बर्स चाहिए? आपको हजारों थोड़ी चाहिए। आपको तो एक बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए, 25 करोड़ में से आपको 100 भी चाहिए, 100 पूरे मुल्क में तबाही फेर सकते हैं।
तो अगर आप उनकी सोर्स, उनके जो मसले हैं ना वो हल नहीं करोगे ना, तो आपके मुल्क में इस तरह के लोग पैदा होंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, अगर पॉवर्टी एलिमिनेट हो तो आप इस चीज को ना बहुत अच्छे तरीके से कैटर कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो है ना इस्लाम हमें किस तरह की सोल्यूशन देता है। हाँ भाई, आप जक़ात बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराओ। ठीक है, आप इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस, जो हमने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा है, वो चीजें इंप्लीमेंट कराओ, तो आपको बिल्कुल इसमें रिजल्ट्स नजर आएंगे। उसके बाद पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जब तक आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराओगे ना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, रूलर्स को, तब तक आपकी चीजें बेहतर नहीं होंगी। और अगेन इसको एज हम टूल इस्तेमाल कर सकते हैं टू इम्प्रूव एक्सट्रीमिज्म इन अ सोसाइटी, टू इम्प्रूव द वर्सनिंग कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन अ सोसाइटी। अच्छा, एक और इसमें जो है ना सोल्यूशन है, आपको प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का पता होगा, वहां पे आप कंप्लेन करो तो उसमें कुछ सुनवाई हो जाती है। मैं एजी सिंह की आपको मिसाल देता हूँ। वहां पे देखें, अब शायद डिस्क्लेमर देना पड़ेगा मुझे, लेकिन मतलब कुछ लोग काम नहीं कर रहे होते, और कुछ लोग जो है ना, कुछ उनका इंटरेस्ट होता है, उसके बाद वो काम करते हैं। सही है, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेन कर लो ना, तो एक तो लोगों को पता नहीं है कि कितना इफेक्टिव है। मैं तो कहता हूँ कि यार, बजाय इसके कि आप मुझसे सिफारिश करें कि हमारा काम करवा दें, ठीक है, मैं आपका वो कर दूंगा, लेकिन मैं कितनों का करूंगा यार। मैं 100 लोगों का दिन में तो नहीं कर सकता, या इवन चलो 100 नहीं, मैं महीने में भी 100 लोगों का करना मेरे लिए मुश्किल होगा। आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेन कर दें, आपका महीने में काम हो जाएगा। क्योंकि ये वो तलवार है जो उन लोगों के ऊपर लटकती रहती है कि भाई अब तो ये, जब तक हम करेंगे नहीं ना, तब तक ये क्लियर नहीं होगा। और वो कोई उल्टा सीधा रीजन ही नहीं दे सकते वहां पे, क्योंकि इन राइटिंग वहां पे देना होता है रीजन। और अगर कोई उल्टा सीधा दे दिया तो फिर वो उनकी क्लास हो जाएगी कि भाई ये क्या तुम कर रहे हो, सबके साथ ये वाला रीजन तुम इस ही वजह से दूसरों का काम नहीं कर रहे, उनका तो कर रहे हो, तो हमारा क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरह के सवाल होते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेन करने से बहुत रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नजर आई है। मैंने तो खुद उस सेक्शन का हिस्सा रहा हूँ, तो मैं इस चीज को ज्यादा बेहतर समझता हूँ, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान भी इस तरह होता था कि कंप्लेंट बॉक्स की तरह की चीजें होती थी। सॉरी, कंप्लेंट बॉक्स की तरह की चीजें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे होती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लेंट्स लिया करते थे खुद अपने खुतबात के दौरान भी। ठीक है, और उसको अगर आप आज एक मॉडर्न एप्लीकेशन उसकी देखें ना, तो ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल एक बड़ी अच्छी मॉडर्न एप्लीकेशन है। तो इस तरह की एप्लीकेशन को हम और फाल बनाएं। अच्छा, नेशनल पीस करिकुलम, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये एजुकेशन वाले पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताया था, रीजंस में बताया था, उसको आप यहाँ पे जो है ना वो यूज करके, और यहाँ पे इस्लामिक एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, उससे आप अपना पैराग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्कॉलर्स पीस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, 2018 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब बहुत ज्यादा खुद पे हमले जो है ना वो आम हो गए थे पाकिस्तान में। मुझे याद पड़ता है, मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम था, 2015 का टाइम है या कुछ इस तरह। तो मैं स्टेटिस्टिक देख रहा था कि पाकिस्तान में रोज कितनी अमवात हो रही हैं, नहीं बल्कि कराची में कितनी अमवात हो रही हैं। तो कराची में अगस्त का महीना था, पर डे जो है ना वो 17 से ज्यादा अमवात हो रही थी। मतलब हर रोज कराची में 17 बंदा जो है ना वो या तो टारगेट किलिंग की वजह से या बॉम्बिंग्स की वजह से उसकी डेथ हो रही थी। सर मतलब ऑन एवरेज का मतलब यह है कि कल 34 अफराद की अगर डेथ हुई, आज किसी की नहीं हुई, तो एवरेज कितनी हुई, 17 हुई। तो इस तरह अगस्त तक जो एवरेज चली थी ना वो 17 बंदों की हो रही थी पर डे डेथ। तो इतने बुरे हालात थे। तो उस टाइम पे जो है ना एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें 1800 उलमा अलग अलग मकतब फिक्र से उन्होंने कलेक्ट किए थे, और उनके जो है ना वो फिर फतवे जो है ना वो सबके सामने लाए गए थे कि भाई हर किसी ने जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग को हराम करार दिया था। ठीक है, तो इस तरह की एफर्ट्स होनी चाहिए जिसकी वजह से जिस एज अ रिजल्ट आपको एक्सट्रीमिज्म में कमी नजर आएगी। और उस टाइम तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में ऐसे हुआ था कि आपकी जो सुसाइड अटैक्स थे वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे। यहाँ पे एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा, 2020 की। अच्छा, इसके बाद स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस, ये वही वही वाली बात है जो मैं पहले कर चुका हूँ, यहाँ पे बस मैंने एग्जांपल दे दी है इस्लामिक हिस्ट्री से, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हमारे क्या क्या हैं। एक्सट्रीमिज्म का हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज थ्रू इज्तिहाद एंड इजमा, चैप्टर 7 में आप कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हो सकता है कि इस
चैप्टर का टॉपिक बना के पूछे जाएं, क्योंकि चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस टू मुस्लिम उम्मा, ये तो फिर ना खत्म होने वाली चीज है। तो वहां से आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, वहां हमने हमने काफी सारे इश्यूज डिस्कस किए। ठीक है, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी यूजिंग इज्तिहाद एंड इजमा, यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो भी उधर डिस्कस हुआ है। अच्छा, गवर्नेंस इशू इन इस्लामिक कंट्रीज, इसके लिए अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जुडिशियल सिस्टम से मिल जाएंगे। टेररिज्म को जो के लिए अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए वो इस स्लाइड से मिल जाएंगे। इस्लामोफोबिया एंड मीडिया हैंडलिंग, आपको इस स्लाइड से भी आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं, और मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उससे आपको वो मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यार ये स्लाइड है, कुछ स्लाइड्स हैं। हाँ, एक्सट्रीमिज्म चैलेंज फॉर पाकिस्तान, ये इस्लामियत का टॉपिक मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चलें, इसको आप देख लें, आ, या आप देख लीजिएगा, इससे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। होगा तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बहुत सरसरी तौर पे बता देता हूँ, क्योंकि है कुछ नहीं इन स्लाइड्स में। भाई, एक्सट्रीमिज्म क्या चैलेंज है पाकिस्तान के लिए? हाँ जी, बिल्कुल है। तो आप बताएं किस तरह चैलेंज चैलेंज है? भाई, उससे इंटरनल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी जो है ना वो क्रिएट होती है, मतलब स्टेबिलिटी जो है ना वो आपकी वो अफेक्ट होती है। अब आप देख लें, पिशावर में जो आर्मी स्कूल का अटैक हुआ, ठीक है, या फिर पिशावर में जो है वो पुलिस मॉस्क पे जो बॉम्बिंग हुई, उसकी वजह से क्या हुआ? आपकी स्टेबिलिटी हर्ट हुई ना। लोगों ने, जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना था वो नहीं करेंगे। मुझे इवन अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता तो मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि यार मुझे पता नहीं है ना कि कल को क्या हो जाए। मतलब आपकी इकोनॉमी तब चलती है जब स्टेबिलिटी हो सोसाइटी में, तो नहीं होगी तो नहीं चलेगी। ठीक है, इसी तरह इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आया, आप यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, द कंट्री लॉस्ट 126.79 बिलियन 2001 से 2023 तक। हम एक एक बिलियन को रो रहे होते हैं, और 126 बिलियन का लॉस जो है ना वो इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिडिक्ट किया है कि इतना हमने जो है ना टेररिज्म की वजह से लूज किया। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है, एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। भाई, जिस कंट्री में सिर्फ बम फट रहे हैं, जिस कंट्री में टारगेट किलिंग हो रही है, जिस कंट्री में आप अगर कुछ गलत बोल दें तो आप पे फतवे लग जाते हैं, और आपको अपनी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, उस कंट्री में कोई क्यों आना पसंद करेगा, या टूरिज्म के लिए कोई क्यों आएगा? और हर साल हम $6.25 बिलियन जो है ना वो लूज कर रहे थे उस टाइम पे। अब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। तो यार आप $6 पर ईयर लूज कर रहे हैं। और आपको आईएमएफ का प्रोग्राम लास्ट कितनी ट्रांच मिली थी आपको, या कितने आपको ये जो अभी किस्तें जो मिल रही होती कितनी होती है? 1 1 बिलियन के पीछे हम जो है ना वो ख्वार हो रहे होते हैं। और यहाँ पे एक एक साल में हम इतने पैसे लूज कर रहे हैं। अगर हम अपने ही पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें ना, तो हम बहुत, मतलब फिर हमें बाकी चीजों की जरूरत उस तरह ना पड़े शायद, आईएमएफ या बाकी सारी चीजों की। खैर, ये एक डिबेट है, ये एक मेरा वर्डिक्ट नहीं है। चले, खैर, वीकनिंग ऑफ सोशल एंड रिलीजियस हार्मनी, बिल्कुल ये एक इम्पैक्ट है। क्या नाम है, एक्सट्रीमिज्म का, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है। आप देख लें पहले क्या हो रहा था, 7 8 साल 10 साल पहले, शिया हजरात या अलिजिटली शिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से सुन्नी मसाजिद में अटैक्स हो रहे थे, बॉम्बिंग्स हो रही थी। सुन्नी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से शिया की रिलीजियस साइट्स पे अटैक हो रहे थे, बॉम्बिंग्स हो रही थी। ये तो फैक्ट है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। और इससे क्या होगा? रिलीजियस हार्मनी इफेक्ट होगी, ठीक है, वीकनिंग यूनिटी इफेक्ट होगी आपकी कंट्री की। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। इसी तरह इंटरनेशनल इमेज, ऑब्वियसली हमारा इंटरनेशनल इमेज खराब होगा जब इतना कुछ होगा। ठीक है, टेररिज्म की वजह से भी, एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी। एफएटीएफ की हम ग्रे लिस्ट में रहे थे 2018 से 2022, सीएसएस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए एफएटीएफ क्या होता है। हिंड्रेंस टू एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इसमें भी जाहिर सी बात है, अगर आप, हम यूनिवर्सिटियों से छुट्टियां करते थे, मैं नर्स में पढ़ रहा होता था, तो भाई हम लोग जाते नहीं थे कि यार क्या पता कि बाहर के हालात कैसे खराब हैं। हड़तालें इतनी होती थी कराची में, लोग मर रहे होते थे। और मतलब 17 की मैंने आपको एवरेज बताई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था, 16.77 या 17 की एवरेज थी। तो भाई, बाहर जाने से, और चलो कराची में तो हम रहते थे तो उस तरह डर नहीं लगता था, लेकिन जो बाहर से लोग आते थे ना यहाँ पे, उनको तो और बहुत, उनको तो लगता था पता नहीं क्या मैदान जंग है यहाँ पे, इतने बुरे हालात नहीं होते थे। लेकिन बाहर वाले लोगों को तो बहुत ज्यादा, इवन लाहौर से लोग यहाँ नहीं आते थे। आज हम ऑफिस में बैठे थे तो ऐसी डिस्कशन चल रही थी, वहां पे हमें बता रहे थे कि
आजकल क्या हो रहा है कि इस्लामाबाद से बहुत ज्यादा टीम्स जो है ना वो कराची आके विजिट कर रही होती हैं ऑडिट के लिए। पहले ऐसे नहीं होता था क्योंकि लोग घबराए हुए होते थे कि एक सेकंड, क्या लिखा है, कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने, सर मेरी बहुत दफा कराची में जॉब हुई, फैमिली अलाउ नहीं करती थी। ऐसे ही आज भी मैं यही बात आपको बताने लगा था कि लोगों के यहाँ पे टूर लगते थे, ऑडिट्स लगते थे, विजिट्स लगते थे, उनको अच्छा खासा टीएडीए मिलता था। मतलब जाने के लिए टिकट भी फ्री, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते थे क्योंकि कराची में हालात खराब हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से? ये एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की वजह से। अच्छा, इसके बाद डैमेज टू पाकिस्तान कल्चरल हेरिटेज। हाँ, बहुत सारी ऐसी कल्चरल साइट्स हैं जहाँ पे जो है ना वो अटैक्स हुए हैं और आपका ये हेरिटेज डिस्ट्रॉय होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फॉरेन रिलेशंस। ऑब्वियसली अगर ईरान में अटैक होंगे, इंडिया में अटैक होंगे और उसके ट्रेसेस पाकिस्तान से मिलेंगे या पाकिस्तान में उनका रोल होगा, तो आपके बिल्कुल रिलेशंस खराब होंगे। इसी तरह साइकोलॉजिकल एंड सोशल ट्रॉमा, ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है, ये होता ही है। ब्रेन ड्रेन। अच्छा, अभी तो आपको ये लगता है ना कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए वो लोग बाहर जा रहे हैं। 8 साल पहले, 7 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तब तो लोग इसलिए बाहर जा रहे होते थे क्योंकि यहाँ पे ये टेंशन होती थी कि यार पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। मतलब लिटरली मुझे याद है, मैं नर्स के फाइनल ईयर में था तो मेरे दोस्त ये बात कर रहे होते थे कि यार बाहर चले जाते हैं। तब ये नहीं उनके जहन में होता था क्योंकि इकोनॉमी, डॉलर वॉलर फिर भी सही था और सब चीजें सही थी। मतलब इतने महंगाई नहीं थी जितनी आज है। तो वो ये बात नहीं कर रहे थे कि यार नहीं बाहर जाके बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी अच्छी जॉब्स नहीं और ऑलमोस्ट मतलब 19-20 का ही फर्क था, आप कितना ही ज्यादा सेव कर लोगे बाहर जाके। यहाँ पे आप रह के आप तो और भी तो सहूलतें हैं ना जो बाहर नहीं मिलती। ठीक है, और यहाँ पे घर वालों के साथ भी हो। अब तो खैर उसका 3 टाइम्स हो गया है, मतलब आप ऑलमोस्ट 300 का डॉलर पहुंच गया है, अभी 300 को क्रॉस भी किया था। तो अब तो बाहर जाओ तो खैर फिर अलग ही सिनेरियो है। उस टाइम तो लोग बस इसलिए बाहर जाते थे कि यार यहाँ पे तो घर से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, 10,000 प्लस डॉक्टर्स लेफ्ट पाकिस्तान इन लास्ट 5 years। ये कोई 2017-18 के स्टेटिस्टिक्स होंगे। 42% ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज नर्स यूईटी वर्क अब्रॉड। ठीक है, ये तो रीसेंट रिपोर्ट है। अच्छा, तो पहले क्यों ये सब कुछ हर कोई बाहर जाना चाह रहा था? क्योंकि हालात इतने बुरे थे एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की वजह से। ठीक है, तो ये एक ये चैलेंज है इस वजह से भी, या इसका इम्पैक्ट क्या है? ये इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताया, हिंड्रेंस टू फॉरेन एड एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। भाई पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे तो बाहर से लोग क्यों आएंगे? ठीक है, और उसकी यहाँ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ा। पिछले कोई 6 दफा इस तरह के सवाल तकरीबन आ चुके हैं, 6 या 5 दफा। एक दफा को छोड़ के जिसमें ओवरऑल सारे एक्सट्रीमिज्म के इम्पैक्ट, सॉरी, जिसमें सारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पूछे थे, वरना हर दफा सिर्फ एक्सट्रीमिज्म पे सवाल आया है। ये रहा, 1 2 3 4 5 6, 6 साल में से पहले साल ही सिर्फ ना ओवरऑल आया था, वो आसान करना चाहते थे सवाल को, तो उसने सब कुछ पूछ लिया एग्जामिनर ने। वरना आप देखें पांचों के पांचों साल जो है ना, आपके पास सिर्फ एक्सट्रीमिज्म पे सवाल आया है, इसलिए एक्सट्रीमिज्म को हमने इतना डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपके पास ओवरऑल सवाल आ जाए सबके बारे में, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं आपके सामने और भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इसमें टेररिज्म भी आप ऐड कर लें, वो भी आपको मतलब मिल जाएगा उसका आंसर इसी चैप्टर में से। तो हमने क्या किया? हमने सारे इश्यूज भी मैंने बताया कि कहाँ कहाँ से कवर होंगे, और दूसरा एक्सट्रीमिज्म का हमने क्या देखा, उसका उसके रीजंस देखे, उसके मोटिव्स देखे, उसका इम्पैक्ट देखा और उसके सोल्यूशंस देखे। इन्हीं के गिर्द जो है ना हमारा पूरा अपना क्या नाम है, इस्लामियात के जो ये 5 साल सवाल किए गए हैं ना, वो इसके अराउंड ही घूम रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि कुछ चीजों के मैं आपको नोट्स दूंगा, वो मैं दे दूंगा। और क्वेश्चंस और नंबर मैंने क्या नाम है वो अपना एक सिम खरीद ली है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। मैंने जो अपनी पुरानी सिम एक्टिवेट करानी थी वो तो नहीं हुई एक्टिवेट। मैं आपको वो नंबर शेयर कर दूंगा, उस पर आप लोग मुझसे राब्ते में रह सकते हैं। और लेकिन एक बात है, वो मैं आपको मतलब डिस्क्लेमर आप समझ लें। मैं मेरे दोस्तों को, मेरे कोलीग्स को, इवन ऑफिस के कोलीग्स को ना ये शिकायत होती है कि मैं अपने नंबर पे ना बहुत लेट रिप्लाई करता हूँ, 2-2 दिन बाद रिप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो वो नंबर है जो कि मेरे पास पर्सनल होता है। और
इस तरह का नंबर जो भी मैं आपको दूंगा, तो मैं आप उनसे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं आपको वीकेंड टू वीकेंड उस पर कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई कर दूं। ठीक है, मैं इंश्योर करूंगा कि मैं रिप्लाई कर दूं। ठीक है, लेकिन कभी कभी शायद उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो माजरत, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीकेंड टू वीकेंड आपको उस नंबर पर रिप्लाई कर दूँ। नंबर मैं शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात है, नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा एग्जाम से पहले तक मुझे कोई भी कभी भी कोई चीज़ लगी कि इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपसे वैसे ही मतलब शेयर कर दिया करूँगा। और बाकी नोट्स मैं इंशाल्लाह कर दूंगा आपसे शेयर। तो बस फिर टेस्ट की तैयारी रखें। और इस्लामोफोबिया वाली हाँ वीडियो मैं, वो मीडिया वाली है बेसिकली, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हाँ जी, जेंडर स्टडीज मैंने पढ़ाया है। और मुझसे एडमिन ने ही बल्कि ये जिक्र किया था क्या क्या कौन सा पढ़ाते हैं, तो जेंडर स्टडीज मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर मैंने कभी स्टार्ट किया तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ना सब ये कर लूंगा डिस्कस। अच्छा सर, शेयर ऑल द मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। हाँ, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। थैंक यू फॉर द एक्सीलेंट टीचिंग और एक्सप्लेनेशन सर। हाँ अलीना, मैं बस थोड़ा सा जल्दी में हूँ। मैं इसको वरना आपको मैसेज में मैं ना इसका रिप्लाई भिजवा दूंगा। और मैं फिर आप लोगों से इंशाल्लाह अगर मुझे लगा कि एक आध क्लास कोई और रखनी है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे हमारी तरफ से सिलेबस खत्म है। और टेस्ट आपका होगा, उसके बाद जो है वो हम एक और क्लास रखेंगे। और नोट्स शेयर करने की बाद भी आपके अगर क्वेश्चंस आए, जैसे आपने बोला भी है, तो हम एक और उसकी भी क्लास रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप मुझसे जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था। ठीक है जी, और कोई क्वेरी हो तो वो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ शेयर कर दीजिएगा आप। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Recording stopped.